हाय दोस्तों, IQ लेवल एकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज जो अपन पढ़ेंगे काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि भारत का संवैधानिक विकास। भारत का जो संवैधानिक विकास है, तो संविधान का विकास किन किन परिस्थितियों में हुआ, क्या क्या सिस्टम उसके लिए आए, कौन कौन से ब्रिटिश सरकार ने एक्ट लागू किए, किस प्रकार से ब्रिटिश कंपनी ने एक्ट लागू इसके ऊपर किए। तो जो भारत के संविधान जो है उसका संवैधानिक विकास जो है ये ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है कि कहां से इतिहास शुरू होता है और अपने संविधान लिखने का लास्ट में संविधान सभा तक जाता है और फिर उसके बाद संविधान लिखा जाता है। उसके बाद 26 जनवरी 1950 को हम गणराज्य बन जाते हैं। भारत का संवैधानिक विकास ऐतिहासिक पृष्ठभूमि ये दो सब्जेक्टों में आएगा, एक तो इतिहास में आता है। इतिहास के अंदर भी आपका मॉडर्न हिस्ट्री आप पढ़ोगे तो सब एग्जाम में आएगा, चाहे आप यूपीएससी दे रहे हो, आरपीएससी या अदर पीसीएस दे रहे हो, यूपी पीसीएस दे रहे हो, एमपी का दे रहे हो, हरियाणा का दे रहे हो। इसके साथ साथ जो छोटी एग्जाम है सभी क्लास 2 3rd की जो क्लास एग्जाम है उसके अंदर आएगा। एक तो इतिहास का आएगा और एक पोल साइंस का आएगा, पॉलिटिकल साइंस दोनों के अंदर ये जो टॉपिक है ये काफी इंपॉर्टेंट रहता है। इसके अंदर अपन दो भागों में इसको बांटते हैं भारत के संवैधानिक विकास को, क्योंकि पहले तो एक तो आता है कंपनी अधिनियम, कंपनी एक्ट, क्योंकि सबसे पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी भारत के अंदर और वो अपना क्या कर लेती है, धीरे धीरे व्यापार करने के उद्देश्य से आती है और भारत के ऊपर अपने जो बंगाल क्षेत्र है उसके ऊपर कब्जा करना शुरू कर देती है और वहां पे प्रशासनिक व्यवस्था जो है, प्रशासनिक व्यवस्था है, राजनीतिक व्यवस्था है और धीरे धीरे वित्त की व्यवस्था, सैन्य व्यवस्था अपने कब्जे में ले लेती है। तो कंपनी एक्ट आते हैं। कंपनी एक्ट के अंदर कितने एक्ट आएंगे, देखिए सबसे पहले आपका 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट शुरू होता है। उसके बाद 1781 के अंदर एक्ट ऑफ सेटलमेंट जिसको बोला जाता है वो आता है। फिर 1784 के अंदर पिट्स इंडिया एक्ट आता है। फिर आगे जाके 1813 के अंदर एक्ट आ जाता है, 1833 के अंदर एक्ट आ जाता है, 1853 के अंदर एक्ट आ जाता है। जैसे जैसे 53 तक जाते जाते क्या हो जाता है, कंपनी का शासन खत्म हो जाता है और जो कंपनी का शासन होता है वो ब्रिटिश सरकार जो है अपने अंडर में ले लेती है। उसके बाद चलते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के या क्राउन के एक्ट चलते हैं या जो भारत सरकार के अधिनियम जो है वो चलते हैं। तो ब्रिटिश सरकार या ब्रिटिश संसद, ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है उसके एक्ट चलते हैं। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट के जो एक्ट 1858 का, क्योंकि 57 की क्रांति हो जाती है उसके बाद सारा का सारा प्रशासनिक सिस्टम में सुधार करना होता है कि ताकि ऐसी क्रांति फिर ना हो जाए, फिर हमें भारत से भागना ना पड़ जाए, ऐसे कोई कारण पैदा ना हो। फिर 1858 का एक्ट लग जाता है। इसके बाद 1861 का एक्ट आता है। 1861 के बाद में 1892 का एक्ट आता है जो केवल विधान मंडलों की बात करते हैं। फिर 1909 का अधिनियम आता है, 1919 का अधिनियम आता है। 1919 के अधिनियम के बाद में साइमन रिपोर्ट आती है, आपका पुनः समझौता होता है। फिर सांप्रदायिक पंचायत आते हैं, श्वेत पत्र जारी होता है, तीनों गोलमेज सम्मेलन होते हैं। फिर 40 के अंदर आपका अगस्त प्रस्ताव आता है, 42 के अंदर क्रिप्स मिशन का आता है, फिर कैबिनेट मिशन आता है। इस प्रकार से फिर एक राजगोपालाचारी जो फॉर्मूला होता है 1944 का वो अपने पास आता है। फिर ये इस टाइप से अपना आगे जाके क्या होता है, संविधान सभा का विकास हो जाता है। आगे जाके संविधान सभा जो है वो बन जाती है जो भारत का संविधान लिखने का काम करती है। तो देखते हैं आप धीरे धीरे टॉपिक पे चलते हैं। पहला है कंपनी एक्ट जो 1773 से चला था और 1853 तक चला था। और ब्रिटिश क्राउन एक्ट या ब्रिटिश संसद का एक्ट जो मानोगे वो 1858 से लेकर 1947 जो थे वो ब्रिटिश सरकार ने अपने लिए पास किए थे। ठीक है, वहां से क्या होता है कि कुछ कुछ बातें हैं संविधान के अंदर वहीं से जुड़नी स्टार्ट हो जाती हैं। सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ेंगे 1773 का, रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ेंगे 1773 का। इससे पहले क्या हुआ था, प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। 1764 की बात करते हैं तो बक्सर का युद्ध हुआ था। बक्सर के युद्ध में द्वंद्व सिस्टम चालू हो गया था, द्वंद्व सिस्टम प्रणाली जो थी वो चालू हो गया था। उसमें क्या कहा गया था कि जो शासन है बाहर का, जो जनता की देखरेख करेगा वो बंगाल का राजा करेगा और जो पैसे वगैरह का काम होगा वो ब्रिटिश गवर्नमेंट करेगी। ठीक है, तो देखिए आगे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का चालू होता है। इसमें क्या कहा गया कि शासन जो है उसका प्रभार जो था वो पूरे का पूरा गवर्नर के ऊपर दे दिया। किसके ऊपर दे दिया, गवर्नर जनरल के ऊपर दे दिया। और गवर्नर जनरल के अंदर एक तो गवर्नर जनरल होता था और 4 सदस्य इसकी कार्यकारी परिषद होती थी, वर्किंग जो कमेटी होती थी, उस वर्किंग काउंसिल जो होती थी उस कार्यकारी परिषद के अंदर 4 सदस्य लिए गए थे। तो ये 5 आदमी मिलकर क्या करते थे, पूरे बंगाल के ऊपर शासन करते थे। आगे देखिए कंपनी का शासन 24 सदस्य बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को दे दिया गया। किसको दे दिया गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करेगा, जिसके सदस्य 4 वर्ष के लिए क्या होंगे, चुने जाएंगे और प्रति सदस्य जो होता है 1/4 साल के अंदर क्या हो जाते हैं, वो रिटायर हो जाएंगे, अवकाश प्राप्त हो जाएंगे। आगे देखिए कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपनी राजस्व और सैनिक रिपोर्ट, किसकी, राजस्व पैसों की रिपोर्ट और सैनिक रिपोर्ट अपने अंडर में ले ली थी बक्सर के युद्ध के बाद में।
वित्त और रक्षा मंत्रालय को, दोनों को देंगे। ये राजस्व रिपोर्ट है, ये तो वित्त मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट दे देगा, और सैनिक मंत्रालय जो है ये रक्षा मंत्रालय को अपनी क्या करेगा, रिपोर्ट देगा। आगे इसके साथ कोलकाता में ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, पूछा जाता है कि कोलकाता के अंदर सुप्रीम कोर्ट कब बना था, उच्चतम न्यायालय कब बना था। तो यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय जो है कोलकाता के अंदर स्टार्ट हो जाता है, और उसका नाम रखा जाता है फोर्ट विलियम्स। क्या नाम रखा जाता है, फोर्ट विलियम्स रखा जाता है, विलियम्स, ठीक है। तो फोर्ट विलियम्स जो है वो कोलकाता के अंदर बनाया जाता है। इसके अंदर एलिजा एम्पे जो थे पहले, उनको क्या बनाया था, चीफ जस्टिस बनाया गया था बंगाल का, सीजेपी जिसको बोलते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ बंगाल बनाया गया था। किसको, एलिजा इम्पे को बनाया गया था। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके साथ साथ 3 अन्य होते थे, तो एक मुख्य होता था और 3 जो थे वो अन्य न्यायाधीश हुआ करते थे, ठीक है। तो विलियम क्या था, फोर्ट विलियम्स उसका नाम रखा गया था। 1+3 सदस्य रखे थे। एलिजा इम्पे था, उस टाइम पे मुख्य न्यायाधीश हुआ करते थे। कौन थे, एलिजा इम्पे को पहला मुख्य न्यायाधीश बंगाल का ब्रिटेन ने बनाया था। आगे देखिए बंगाल के गवर्नर जनरल, अब बंगाल का गवर्नर नाम दिया गया, क्या दिया गया, बंगाल का जो गवर्नर होता था लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड क्लाइव था, उसका नाम देके वारेन हेंटिगस कर दिया। गवर्नर जनरल कौन बनाया गया था, वारेन हेंटिगस बनाए थे। वारेन हेंटिगस जो थे वो इसको क्या बना दिया गया था, उनका नाम गवर्नर जनरल रख दिया। पहले नाम उनका गवर्नर ही हुआ करता था, क्या था, पहले नाम गवर्नर था, उसके बाद गवर्नर जनरल उसका नाम कर दिया गया। आगे जाके इनका गवर्नर जनरल के बाद में वायसराय भी नाम कर देते हैं। देखिए आगे, मद्रास और बंबई के गवर्नर इनके अधीन रखे गए। क्या कर दिया गया कि केंद्रीकरण किया गया था। केंद्रीकरण का मतलब क्या हो गया कि एक जगह जोड़ दिया गया कि बंगाल और आपकी 3 प्रेसिडेंसी हुआ करती थी। एक तो हुआ करता था कलकत्ता, कलकत्ता थी, दूसरा मद्रास था, और तीसरा आपकी बंबई थी। तो इन दोनों प्रेसिडेंसियों का भी शासन इसको दे दिया गया था, ठीक है। आपके मद्रास और बंबई जो प्रेसिडेंसी थी उनका शासन भी कलकत्ता को दे दिया गया था। कंपनी का कर्मचारी भारतीयों से रिश्वत नहीं लेगा, यह बात स्पेशल बोला गया कि कंपनी का कोई भी कर्मचारी है वो भारतीयों से रिश्वत नहीं लेगा, कोई भी उपहार नहीं लेगा। इसलिए उनकी क्या कर दी गई, पेमेंट बढ़ा दी गई थी, ठीक है। न ही निजी व्यापार करेगा, कोई भी कंपनी का आदमी होगा वो कोई भी निजी तरीके से अपना व्यक्तिगत कोई लाभ का कोई काम नहीं करेगा। इसकी कमी देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट बनाया गया, गवर्नर और उसकी 4 सदस्य कार्यकारी परिषद होती थी, 24 सदस्य मिलकर एक परिषद चलाते थे, वो परिषद भारत के ऊपर राज करती थी, ठीक है। तो इसके अंदर कमियां देखते हैं कि इसमें न तो संसद के प्रति कंपनी को पूर्णतः उत्तरदायी बनाया गया, संसद के प्रति पूरी जो कंपनी है उसको उत्तरदायी नहीं बनाया गया। ब्रिटिश संसद ने अपने हाथ में कोई रूल रेगुलेशन नहीं लिया गया, और कलकत्ता एक न्यायालय तो बना दिया लेकिन उसका अधिकार क्षेत्र जो था वो परिभाषित नहीं किया गया कि कलकत्ता न्यायालय किन पे शासन करेगा, किन पे नहीं करेगा। आपने प्रशासन तो दे दिया बंबई और मद्रास का, लेकिन आगे की चीजें इसमें नहीं बोली गई। तो क्या 2 बातें, 2 कमियां थी इसके अंदर। पहली कमी ये थी, क्या थी कि इसमें संसद के प्रति क्या कर दिया गया था, उत्तरदायी नहीं बनाया गया था कंपनी को। दूसरी बात इसमें बोला गया था कि उत्तरदायी और न्यायालय का जो कार्य क्षेत्र है उसको भी परिभाषित इसके अंदर नहीं किया गया था। 11 वर्षों तक, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका पीटी के बेसिस के ऊपर, कि एकमात्र ये अधिनियम ऐसा था जिसमें एकमात्र गवर्नर जनरल ने शासन किया था, और उस गवर्नर जनरल का नाम था वारेन हेंटिगस। वारेन हेंटिगस को आप फर्स्ट गवर्नर जनरल भी बोल सकते हो, गवर्नर जनरल भी बोल सकते हो। फर्स्ट गवर्नर जनरल भारत का कौन था, वारेन हेंटिगस। यदि बात आती है गवर्नर की अकेले की, तो वो थे आपके लॉर्ड क्लाइव। कौन थे, लॉर्ड क्लाइव। क्लाइव एक कल रकमंड के आए थे, उसके बाद सेना के अंदर इन्होंने काफी वर्चस्व दिखाया, उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसको खुश होकर क्या कर दिया, गवर्नर बना दिया गया था, ठीक है। आगे देखिए 1781 का संशोधन अधिनियम, जिसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट बोला जाता है। एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 का इस मतलब 1774 का जो आपका 73 का जो पिट्स इंडिया एक्ट था उसके अंदर सुधार करने के लिए आया था, सेटलमेंट करने के लिए आया था। क्या सेटलमेंट किया था इन्होंने, कंपनी के पदाधिकारियों को उच्चतम न्यायालय के क्षेत्र के, उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय का क्षेत्राधिकार जो था उसका कोई वर्णन ही नहीं किया गया था, मतलब उसका एक्सप्लेन नहीं किया गया किन पे लागू होगा किन पे नहीं होगा। तो बोला गया कि जो कंपनी के पदाधिकारी जो भी होंगे वो इस न्यायालय से बाहर रहेंगे, उनके ऊपर कलकत्ता उच्चतम न्यायालय का कोई भी अधिकार क्षेत्र उसके ऊपर लागू नहीं होगा। कलकत्ता न्यायालय सभी कलकत्ता वासियों के ऊपर लागू होंगे, जो कलकत्ता के अंदर रह रहे हैं उन सभी लोगों के ऊपर, कलकत्ता वासियों के ऊपर कलकत्ता न्यायालय लागू होगा।
भारतीयों के धार और बोला गया कि जो कलकत्ता न्यायालय अपने फैसले सुनाएगा तो वो भारतीयों के रीति रिवाज जो होंगे उनको ध्यान में रखते हुए अपने फैसले रखेगा। भारतीय के रीति रिवाज जो होते हैं, रीति रिवाजों के अंदर क्या किया जाएगा, ध्यान रखा जाएगा, विशेष ध्यान रखा जाएगा। आगे जाके देखिए तीसरे नंबर पे पिट्स इंडिया एक्ट आता है। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का था। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का था। कंपनी पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण बढ़ाया गया। कंपनी जो थी उसके ऊपर ब्रिटिश पार्लियामेंट का रूल क्या किया गया था, कंट्रोल किया गया था, नियंत्रण उसके ऊपर बढ़ाया गया था। सैन्य सरकार और राजस्व दो स्पेशल मामलों के अंदर बढ़ाया गया था। पहला जो है आपका किसके ऊपर बढ़ाया गया कि सैन्य जो सरकार जो सेना होगी वो ब्रिटिश किसके अंदर आ जाएगी, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर आएगी। दूसरी बात उन्होंने कहा कि राजस्व का यदि कोई मामला आता है तो राजस्व का भी हमें क्या करना पड़ेगा, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो अपना नियम बना के इनको भेजेगी, उसी के आधार पे चलेगा, राजस्व लिया जाएगा। आगे देखिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पर राजनीतिक नियंत्रण के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना दिया गया। किस पे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होते थे, कंपनी के पदाधिकारी जो होते थे, उनके ऊपर बोर्ड ऑफ कंट्रोल एक विभाग बना दिया गया जिसका नाम था बोर्ड ऑफ कंट्रोल होता था। ठीक है, कंट्रोल करने के लिए गवर्नर जनरल और उसकी परिषद का जो सदस्य था वो पहले अपन ने देखा था 1773 के पिट्स इंडिया एक्ट के अंदर देखा था कि एक गवर्नर था और उसके चार, उसकी कार्यकारी जो परिषद होती थी उसके 4 सदस्य थे। यहां पे एक सदस्य उसका कम कर दिया गया। क्या कर दिया गया, कम कर दिया गया है। ठीक है, कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक मामले, राजनीतिक कोई भी मामला हो और वाणिज्यिक कोई भी मामला हो, उन मामलों को क्या कर दिया गया, अलग अलग कर दिया गया था। राजनीतिक और वाणिज्यिक मामलों को अलग अलग कर दिया गया था। आगे देखिए दो बातें, भारत में कंपनी के अधिकार क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा गया था कि भाई ये जो कंपनी जिस जिस क्षेत्र के ऊपर राज कर रही है वो कंपनी ही राज नहीं कर रही, वो ब्रिटिश सरकार का राज मान लिया जाएगा। क्या मान लिया जाएगा, ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र मान लिया जाएगा। आगे कह रहा है कि ब्रिटिश सरकार का पूर्ण नियंत्रण कंपनी पर प्रदान किया गया। ब्रिटिश सरकार जो है उन्होंने अपना जो कंट्रोल है वो कंपनी के ऊपर क्या कर लिया था, पूरे का पूरा कंट्रोल कर लिया था, पूर्ण नियंत्रण दिया गया था। किस मामले में दिया गया था, सैनिक और वित्तीय मामलों में दिया गया था। ठीक है, आगे देखिए चार्टर एक्ट 1813 का शुरू होता है। 1813 का चार्टर एक्ट क्या कहता है कि कंपनी का भारतीय व्यापार का एकाधिकार समाप्त कर दिया, कि भारतीय व्यापार जो थी वो पूरे का पूरा भारतीय व्यापार जो थी ब्रिटिश कंपनी ही अपने साथ क्या करती थी उसको समाप्त कर दिया गया। एकाधिकार जो था उसको समाप्त कर दिया गया। केवल चाय और चीन पे, केवल हाँ आप लोग, कंपनी जो है वो चीन के साथ व्यापार कर सकती है और चाय का जो भी व्यापार होगा वो कंपनी कर सकती है। बोला गया है कि कंपनी को 20 वर्षों तक भारतीय क्षेत्रों पर राजस्व नियंत्रण, राजस्व मतलब कर लेने का नियंत्रण कंपनी को ही जारी रखा गया। किसको रखा गया, कंपनी को ही अधिकार दिया गया। 1 लाख रुपए पहली बार शिक्षा पे खर्च किए गए थे। पहली बार क्या हुआ था, पहली बार शिक्षा के ऊपर 1 लाख रुपए खर्च किए गए थे। अंग्रेजों ने भारत के अंदर पहली बार शिक्षा के ऊपर खर्च किए गए थे और ईसाई मिशनरियों को बोला था कि आप भारत में आइए, बसिए और आप ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार कीजिए। तो इसके अंदर ये जो चार्टर एक्ट 1813 का है इसके अंदर 4 बातें बोली गई है। पहले क्या बोली गई है कि कंपनी का एकाधिकार खत्म कर दिया गया था, केवल चाय और चीन के साथ जो व्यापार होता था उसको ही छोड़ा गया। दूसरा, 20 वर्षों के लिए आपको राजस्व नियंत्रण अपन दिया जाएगा, 1 लाख रुपए शिक्षा के ऊपर खर्च किए जाएंगे। और चौथी बात इसके अंदर बोली गई है कि ईसाई मिशनरी थे, वो ईसाई धर्म का प्रचार करने वाले जो थे, ईसाई धर्म गुरु थे, उनको भारत में बसने और ईसाई धर्म प्रचार करने की अनुमति दी गई थी। ठीक है, आगे देखिए, चार्टर अधिनियम 1833 का आता है। चार्टर अधिनियम 1833 का आता है। देखिए 20 वर्षों के लिए क्या कर दिया गया, फिर बढ़ा दिया गया। 20 वर्षों के लिए कंपनी को फिर से राजस्व नियंत्रण दे दिया गया। राजस्व नियंत्रण जो है वो 20 वर्षों के लिए कंपनी को फिर से दे दिया गया। प्रशासन का केंद्रीकरण कर दिया गया। केंद्रीकरण का मतलब एक जगह कर दिया गया। पहले क्या किया गया था, बंगाल को, बंगाल थी, 3 प्रेसिडेंसी थी, एक बंगाल थी, एक मद्रास थी और एक थी आपकी बंबई। बंबई देखिए पहले क्या था कि इनको सबको अलग अलग कर दिया, फिर यहां पे वापस जाके इनको केंद्रीकरण कर दिया कि ये दोनों कोई भी अपना अधिनियम बनाएंगी तो यहां की गवर्नर जनरल से पूछ के ही बनाएंगी तो ही वो लागू होगा। देखिए क्या बोला, केंद्रीकरण किया गया। बंगाल का गवर्नर अब भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ये आईएएस पीटी में आया था, है ना, ये आईएएस पीटी के अंदर आया था इस बार 2023 के अंदर, 2023 के अंदर आया था। बोला गया था कि कौन से गवर्नर थे जिनको गवर्नर जनरल, नहीं ये पूछा गया था कि बंगाल का गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल कब बनाया गया था, किस अधिनियम के तहत बनाया गया था। तो ये 1833 का जो अधिनियम है इसके तहत बनाया गया था। चार्टर एक्ट 1833 का जो है उसके तहत क्या किया गया था, बंगाल का जो गवर्नर है उसको पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था।
पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। ध्यान रखना, पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। ठीक है, तो ये आईएसपीटी 2023 के अंदर ये क्वेश्चन अभी पूछा गया है। आगे देखिए, प्रशासन और वित्त की सभी शक्तियां गवर्नर जनरल और उसकी कार्यकारी परिषद को दे दी गई। प्रशासन जो भी होगा और वित्त के मामले में पैसों का मामला होगा, प्रशासन सिस्टम को चलाने का मामला होगा, तो सभी शक्तियां किसको थी? गवर्नर जनरल थी। और गवर्नर जनरल की जो कार्यकारिणी परिषद थे, 4 सदस्य उसकी कार्यकारिणी परिषद होते थे, मतलब 5 सदस्य ही मिलकर पूरे का पूरा देख रेख कर रहे थे। आगे भारतीय कानूनों को सुधारने के लिए भारतीय जो कानून थे सभी के अलग अलग थे। जैसे आर्टिकल 44 कहता है, 44 कहता है सिविल जो है ना, सिविल समान संहिता या सिविल न्याय संहिता जिसकी बात करते हैं, सिविल जस्टिस की बात करते हैं, तो उस टाइप से आज भी खिंडा हुआ है, पहले खिंडा हुआ था। केवल देखिए आपके सिविल के अंदर सिविल मामले ही अलग है, ईसाइयों के अलग हैं, अपने हिंदुओं के अलग है, और मुस्लिम लॉ अलग से चलता है, हिंदू लॉ अलग से चलता है, और ईसाइयों का अलग से चलता है। बाकी जो आपराधिक मामले हैं वो सभी के सभी आप पूरे देश में एक जैसे हैं। तो भारतीय कानूनों को सुधारने, संहिताबद्ध करने और संचित करने के लिए एक विधि आयोग बनाया गया था। क्या बनाया गया था? विधि आयोग बनाया गया था 1833 के अधिनियम में। ठीक है, आगे देखिए, इसमें कहा गया कि क्राउन की देशित प्रजा को बोला गया कि जो ब्रिटिश क्राउन के अंडर में जो भी या कंपनी के अंडर में जो भी जनता रह रही है उसको ध्यान रखना चाहिए, उसके धर्म का ध्यान रखना चाहिए, उसके जन्म स्थान का ध्यान रखना चाहिए, उसके वंशानुक्रम का और वर्ग का ध्यान रखना चाहिए। ये जो बातें हैं ये आपकी कौन से हैं? आर्टिकल 15 के अंदर है कि इनके साथ, इनके आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। धर्म, जन्म स्थान, वंशक्रम और वर्ग के आधार पर अयोग्य नहीं माना जाएगा, सभी लोग इसके लिए एलिजिबल होंगे। दास प्रथा का उन्मूलन किया गया। दास प्रथा 1833 के अधिनियम के अंदर उन्मूलन, दास प्रथा का आगे जाके 1844 के अंदर इसका क्या बना था? अधिनियम बना था। तो दास प्रथा का इसके अंदर स्लेव सिस्टम जो है, स्लेवरी सिस्टम, उसका अंत किया गया। मेकाले रिपोर्ट के तहत सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता रखी गई। मेकाले की रिपोर्ट कब आई थी? 1854 में आई थी। 1854 में आई थी। मेकाले जो है वही तो कहते हैं कि अंग्रेजी शासन को बढ़ावा दिया जाए, मातृभाषा में शिक्षा कम दी जाए, अंग्रेजी शासन में जितनी ज्यादा दी जाए, तो मेकाले रिपोर्ट आई थी। मेकाले रिपोर्ट के तहत सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता रखी गई थी। पहला सिविल सेवक की बात करते हैं, फर्स्ट आईसीएस इंडियन सिविल सर्विस हुआ करता था। उस टाइम पे एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस नहीं हुआ करता था, तो इंडियन सिविल सर्विस थे वो सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। सत्येंद्र नाथ टैगोर थे, ये रविंद्रनाथ टैगोर के भाई थे। रविंद्रनाथ टैगोर के भाई थे, पहले आईसीएस ऑफिसर बने थे 1861 के अंदर। पहले भारतीय आईसीएस ऑफिसर कौन बने थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर बने थे। ठीक है, आगे चार्टर एक्ट की बात करते हैं। चार्टर एक्ट की बात करते हैं। देखिए, चार्टर एक्ट 1853 की बात करते हैं। 1853 उस टाइम पे कंडीशन थोड़ी सी इसी टाइप की थी कि हड़प नीति चल रही थी, अवध, उदयपुर वगैरह जो थे उनको मिलाने की बातें हो रही थी। तो उस टाइम पे किस टाइप का अधिनियम निकाला गया? बोला गया कि ब्रिटिश संसद जब चाहे कंपनी का शासन समाप्त कर सकती है, समाप्त कर सकती है। ब्रिटिश संसद जब चाहे कंपनी का शासन क्या कर देगी? समाप्त कर देगी। ठीक है, आगे बोला बोर्ड ऑफ डायरेक्टरों की संख्या 24 से घटाकर, हमने देखा था, कब देखा था कि आपका 1881 का एक्ट और वो 1784 का एक्ट आए थे, उसके बाद आपका 24 सदस्य कर दिए गए थे। तो अब कितनी कर दी कि 24 सदस्यों से घटाकर कितनी कर दी? 18 सदस्य कर दी गई है कि भाई 18 सदस्य जो होंगे वो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होंगे, कंपनी के पदाधिकारी होंगे जो मिलकर क्या करेंगे? शासन चलाएंगे। 6 को क्राउन मनोनीत करता था। ब्रिटिश गवर्नमेंट का राजा हुआ करता थे उस टाइम पे, वो ब्रिटिश क्राउन उसको क्या करते थे? 6 लोगों को मनोनीत करते थे। और गणपूर्ति के लिए, कोरम के लिए आपको 10 सदस्य, वहां पे 24 में से कितने कर दिए? 18 कर दिए। 18 में गणपूर्ति के लिए कितने चाहिए थे? 10 सदस्य गणपूर्ति के लिए चाहिए थे। ठीक है, आगे देखिए कि 6 नए पार्षद जोड़े गए, 6 नए पार्षद जोड़े गए, है ना। तो 6 नए पार्षद जोड़े गए। पहली बार भारतीय प्रतिनिधित्व मिला। किसी भारतीय को पहली बार क्या दिया गया था? प्रतिनिधित्व दिया गया था। और 6 जो थे वो क्या दिए गए थे? आपके पार्षद जोड़े गए थे। आगे है, पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद में विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग अलग किया गया था। कौन कौन से कार्य को? विधि बनाना, विधायी का कार्य हो गया, और प्रशासनिक कार्य उनको चलाने का काम क्या किया गया था? अलग अलग किया गया था। पहली बार विधायी और प्रशासनिक कार्यों को क्या किया गया था? अलग अलग किया गया था। ब्रिटेन की संसद कार्य जो थे अपने भारत के अंदर पहली बार संसदीय प्रणाली की नींव भी मान सकते हैं कि पहली बार ब्रिटेन, मतलब भारत के अंदर ब्रिटेन के लोगों ने ब्रिटिश संसद की तरह यहाँ पे शासन करना शुरू किया था। ठीक है, आगे सिविल सेवा
भारतीयों के लिए खोली गई, और सत्येंद्र नाथ टैगोर जो थे वो पहले बने थे, आपको पता ही 1861 के अंदर, है ना। तो आपकी मेकाले रिपोर्ट आई थी 1854 के अंदर। मेकाले रिपोर्ट क्या आई थी 1854 के अंदर। मेकाले रिपोर्ट के अंदर बोला गया था कि इनको सीमित रखा गया था, और इनकी जो प्रतियोगिता परीक्षा थी वो भारत और ब्रिटेन दोनों जगह होनी थी, लेकिन बस कागजों में होनी थी, फिर बाद में धीरे धीरे जाके आगे भारत में होने लग गई थी, ध्यान रखना ना। आगे मेकाले रिपोर्ट 1854 को मेकाले रिपोर्ट आई थी। आपको पता है 21 अप्रैल 2006 से क्या रखा गया था, सिविल सेवा दिवस रखा गया था। क्या रखा गया था, सिविल सेवा दिवस। ये आपके यूपीएससी में भी पूछ लिया और आरपीएससी में भी पूछ लिया कि भारतीय सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है, तो 21 अप्रैल को मनाया जाता है। पहली बार कब मनाया था, फर्स्ट की बात करते हैं तो 21 अप्रैल 2006 से शुरू हो रहा है। अब इसकी नींव की बात करते हैं कि सिविल सेवा की नींव किसने रखी थी, तो वारन हेंटिगस ने रखी थी, वारन हेंटिगस ने रखी थी। यदि सिविल सेवा के जन्मदाता की बात करते हैं तो सिविल सेवा के जन्मदाता हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस, जिन्होंने कॉर्नवालिस कोड चलाए थे, कॉर्नवालिस संहिता चलाई थी। आगे जाके बात करते हैं, फर्स्ट की बात करते हैं तो वो सत्येंद्र नाथ टैगोर भारतीय सिविल सेवक थे, ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर के भाई थे। आगे ताज का शासन 1853 तक किसका था, उनकी कंपनी का था। उसके बाद कंपनी का शासन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने हाथों में ले लिया, और उसीलिए उसको ब्रिटिश संसद का एक्ट बोलते हैं, या उसको ताज का शासन बोलते हैं, राजा का शासन वहां का बोलते हैं। देखिए फर्स्ट की बात करते हैं तो भारत शासन अधिनियम 1858 की बात करते हैं। भारत से शासन को अच्छा बनाने का अधिनियम था कि भारत के जो शासन था उस भारतीय शासन को अच्छा बनाना, प्रशासनिक सुधार करना इसका उद्देश्य था, और भारत के शासन को अच्छा बनाना जो था वो इस अधिनियम को बोला जाता है 1858 को। लॉर्ड पालमस्टोन जो थे उन्होंने क्या किया था, पेश किया था अपनी संसद पार्लियामेंट के अंदर, लॉर्ड पालमस्टोन ने पेश किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त, अब महारानी विक्टोरिया के हाथों में क्या चली गई थी, बागडोर चली गई थी। अब महारानी विक्टोरिया जो थी उनके हाथों में बागडोर चली गई थी, और ब्रिटिश कंपनी का जो शासन था वो क्या हो गया था, समाप्त हो गया था। आगे देखिए क्या दे रखा है, विक्टोरिया की तरफ से इन्होंने एक भारत राज्य सचिव बनाया था। क्या बनाया था, एक पोस्ट बना दी, नई पोस्ट थी ये क्या थी, नई पोस्ट थी, जिसका नाम था भारत राज्य सचिव। ये भारत राज्य सचिव क्या होता था, ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक मेंबर होता था, ब्रिटिश संसद का एक मेंबर होता था, और वहां की संसद के प्रति ही ये उत्तरदायी होता था, ठीक है, वहां की संसद के प्रति ही उत्तरदायी होता था। तो ये क्वेश्चन जो है आपका बहुत बार पूछ लिया जाता है कि ब्रिटिश जो है वो मतलब भारत राज्य सचिव का पद कब बनाया गया था, तो ये 1858 के एक्ट के अंदर बनाया गया था, और 15 सदस्य की परिषद द्वारा चलाया जाता था। एक परिषद होती थी, उस परिषद का अध्यक्ष गवर्नर जनरल को बना दिया गया, और वो जो थी वो उससे चलती थी। भारत राज्य परिषद सचिव की बात पूछ लिया जाता है कि भारत मतलब इंडिया स्टेट सेक्रेटरी की बात करते हैं, तो ये पहली बार ये पद कब आया था, 1858 के अधिनियम में आया था। ये ब्रिटिश पार्लियामेंट का सदस्य होता था, ब्रिटिश पार्लियामेंट के प्रति ही जवाबदारी होती था, उत्तरदायी होता था। आगे भारत राज्य को अब अंग्रेजी राज्यों में नहीं मिलाया जाएगा। ये बोला गया कि भारतीय जो राज्य हैं, रियासतें जो हैं उनको अंग्रेजी राज्यों के अंदर नहीं मिलाया जाएगा, क्योंकि संबलपुर, उदयपुर, है ना, तो इन सबको मिलाया गया था, अवध, झांसी को, तो उन्हीं के लिए 1857 की क्रांति हुई थी। तो ये समझ गए थे कि इस टाइप का हम कोई काम नहीं करेंगे, भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राज्यों के अंदर नहीं मिलाया जाएगा। ये भी यूपीएससी की पूछी हुई कोटेशन है, यूपीएससी में आई हुई कोटेशन है, लगभग 17-18 के आसपास, 16-17 के आसपास ये आई थी कि इसके अंदर क्या कहा गया था, ये कोटेशन भी उसमें दे रखी थी। आगे देखिए, गवर्नर जनरल को अब वायसराय की उपाधि दी गई थी। क्या बनाया गया था, अब वायसराय बना दिया। पहले गवर्नर था, गवर्नर से गवर्नर जनरल बना दिया, गवर्नर जनरल से पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया, और पूरे भारत के गवर्नर जनरल से इसको वायसराय बना दिया गया, ठीक है। तो गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि की बात करते हैं तो ये किस अधिनियम में दी गई थी, ये 1858 के अधिनियम में दी गई थी, ठीक है, की उपाधि दी गई थी। अब सीधा क्राउन का प्रतिनिधि बन गया। अब क्या होता था, डायरेक्ट टेलीफोन पे बात होती थी, किससे बात होती थी, इससे वायसराय से बात होती थी कि हाँ भाई इंडिया का शासन कैसा चला रहे हो तुम लोग, तो वो बताते थे। अब ये प्राइवेट कंपनी के नहीं रहे, अब ये सरकारी आदमी हो गए, ठीक है। आगे भारतीय रियासतें भी अब सीधे सम्राट का प्रतिनिधि हो गई कि भारतीय रियासतें जो थी वो इससे बात करती थी, ये नहीं मानता था तो सीधा सीधा क्राउन से या ब्रिटिश सम्राट से
जो प्रतिनिधि वहां की पार्लियामेंट जो थी उससे बात करती थी अपनी बातें बनाने के लिए। तो भारतीय रियासतें अब क्या हो गई, सीधी की सीधी, सीधा का सीधा जो वहां का सम्राट का प्रतिनिधि हो गई, महारानी विक्टोरिया के प्रतिनिधि हो गई। आगे बोला है कि भारतीय सेना में यूरोपीय अनुपात जो था उसको बढ़ाया गया, क्योंकि 1857 की क्रांति में पता चला कि ऊपर के ऑफिसर जो थे इस टाइम पे तो क्या हुआ, थोड़ा देसी राजा थे, वो एकजुट नहीं हो पाए, उनको बेचारों को उस टाइम पे संचार सिस्टम थोड़ा कम था, नहीं तो वो एकजुट हो जाते तो ये कब के भाग जाते, है ना। तो क्या हुआ था उस टाइम पे, इन्होंने कहा कि प्रतिनिधि भारतीय सेना के अंदर जो था उसको यूरोपीय प्रतिनिधि को बढ़ाया गया। उन्होंने कहा कि जो अंग्रेज हैं उनको ज्यादा भेजो, उनको हम सिपाही बना बना के बंगाल बिहार अवध में लगाएंगे। कहां पे, तो देखिए बंगाल के अंदर 2:5 रखा गया, 2:5 कहां पे रखा गया, बंगाल में रखा गया। और अवध के अंदर तो बिल्कुल आधा ही कर दिया कि भाई एक अंग्रेज होगा, उसके नीचे 2 इंडियन होंगे, 1:2 कर दिया। आगे देखिए, कुछ जातियों को हराकू और कुछ जातियों को लड़ाकू घोषित किया गया। जो लड़ाकू जाति कौन सी थी, जो जिन्होंने 1857 की क्रांति के अंदर ब्रिटेन का साथ दिया, अंग्रेजों का साथ दिया, उनको लड़ाकू बोल दिए कि अब ये अच्छे लड़ाकू हैं, ये तो बहादुर हैं, हमारी सपोर्ट किया। और जिन लोगों ने इनके खिलाफ लड़ा उन जातियों को क्या बोल दिया इन्होंने, हराकू बोल दिया। इसकी एक एक कोटेशन आई हुई है, क्योंकि 1857 की क्रांति इंपोर्टेंट हो जाती है और उसके बाद का यह अधिनियम तो बहुत इंपोर्टेंट हो जाता है। नियंत्रण बोर्ड ऑफ निर्देशक कोर्ट जो था उसको समाप्त कर दिया गया। एक तो नियंत्रण बोर्ड को कर दिया गया और दूसरा निर्देशन कोर्ट को। ये जो पहला था नियंत्रण बोर्ड बना दिया गया था, नियंत्रण बोर्ड बनाया था, दूसरा क्या कर दिया गया, निर्देशन कोर्ट जो था, उन दोनों को समाप्त कर दिया गया था इस अधिनियम में। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि प्रशासनिक मशीनरी जो है, प्रशासनिक सिस्टम जो है उसको सुधार करना है और भारतीयों के लिए फिर से हमदर्दी पैदा करके लंबे समय तक शासन करना है। ठीक है, आगे देखिए सहयोग की नीति। सहयोग की नीति बात करते हैं, 1861 का जो अधिनियम होता है उसको सहयोग की नीति बोला जाता है। आगे 1892 का है, वो भारतीयों का सहयोग था। और 1909 का जो था, यहाँ पे विधान परिषदों की बात करके सहयोग कर लेते हैं, यहाँ पे सांप्रदायिक चुनाव करके मुसलमानों को खुश करके क्या कर लेते हैं, सहयोग कर लेते हैं। और 1861 के अंदर पढ़े लिखे लोगों के लिए बात करके तो क्या बोल लेते हैं, सहयोग प्राप्त कर लेते हैं। भारत परिषद अधिनियम 1861 की बात करते हैं। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में एक 5वां सदस्य और जोड़ा गया, जिसको क्या बोला गया, विधि सदस्य बोला गया। 5वां व्यक्ति और जोड़ा गया कार्यकारिणी परिषद के अंदर। हमने देखा था कि इसकी कार्यकारिणी परिषद के अंदर पहला सदस्य था, फिर 4 सदस्य और थे, फिर आगे जाके 1 सदस्य था, 3 सदस्य हो गए, फिर 1 सदस्य था, 4 सदस्य फिर हो गए, और ये 5वां सदस्य वापस जोड़ दिया गया, जिसको विधि सदस्य बोला गया। एक विभागीय प्रणाली शुरू की गई, पोर्टफोलियो सिस्टम किया गया। पोर्टफोलियो सिस्टम क्या होता है, विभागीय प्रणाली क्या होती है कि आज के दिन मंत्री परिषद होते हैं, उसको क्या कर रखा है कि एक मंत्री जो है उनको जलदाय विभाग दे रखा है, दूसरे को वित्त विभाग दे रखा है, तीसरे को जो भी आपका राजस्व है, सड़क है, रोड है, परिवहन है, जो भी आपको अलग अलग विभाग जो दे रखे हैं। तो मंत्री परिषद के अंदर विभागीय सिस्टम शुरू हुआ, उनको अलग अलग कार्य बांट के देना का काम शुरू हुआ, जिसको पोर्टफोलियो सिस्टम बोला जाता है। शुरू की गई मंत्री मंडलीय व्यवस्था रखी गई, क्योंकि मंत्रिमंडलीय अपने आप हो गए, सभी लोगों को अलग अलग मतलब अलग अलग क्षेत्र दे दिया गया, अलग अलग सिस्टम उनको पकड़ा दिए गए कि भाई आपको सेना विभाग का काम करना है, आपको जलदाय विभाग का काम करना है, आपको गृह मंत्रालय का विभाग का काम करना है। तो क्या हो गया, एक ये मंत्रिमंडलीय व्यवस्था थी। ठीक है, तो विभागीय प्रणाली का बहुत बार पूछा जाता है। भारत राज्य सचिव के पद की बात की जाती है, 1858 के अधिनियम में दिया गया था। और एक विभागीय प्रणाली की बात करते हैं, 1861 के अधिनियम में दिया गया था। आगे देखिए, कानून बनाने के लिए वायसराय की कार्य परिषद में न्यूनतम 6 सदस्य और अधिकतम 12 सदस्यों की नियुक्ति की गई कि कोई भी कानून बनाना है तो उसके लिए आपको कोरम के लिए 6 सदस्य देने पड़ेंगे, लेकिन आपको यदि अधिकतम कितने सदस्य देने पड़ेंगे, 12 सदस्य की नियुक्ति की गई। बंबई और मद्रास 3 प्रेसिडेंसी हुआ करती थी, कोलकाता, बंबई और मद्रास। तो बंबई और मद्रास गवर्नर की अनुमति से कानून बनाने की अनुमति दी गई। इनको बोला गया कि आप जो है वो आप कलकत्ता के गवर्नर जनरल से या भारत के गवर्नर जनरल जो हैं उनके सिग्नेचर करवा के आप अपनी प्रेसिडेंसी के कानून बना सकते हो। माना जाए तो 3 राज्य थे, पूरा भारत था, ये पूरे क्षेत्र इसी के ऊपर शासन था। आगे देखिए, गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की बात की गई। ये अध्यादेश शब्द जो है ये 1835 के अधिनियम में, देखिए आगे क्वेश्चन बनता है आरपीएससी, यूपीएससी, यूपीपीसीएस, एमपी, हरियाणा और अपने जो भी हैं बहुत से एग्जामों के अंदर, रिटर्न एग्जामों के अंदर पूछा जाता है कि जो आपका ये अध्यादेश जो है ये जारी करने की बात कर देते हैं या कह देते हैं कि 1835 के अधिनियम से, वो 1935 के अधिनियम से
और आज के जो संविधान है भारत में, उनमें 250 अनुच्छेद लिए गए हैं यूं के यूं। तो उनमें क्या क्या लिया गया है, या ये भी पूछ सकते हैं कि 1935 के अधिनियम से वर्तमान संविधान के अंदर क्या क्या चीजें ली गई हैं। तो देखिए अध्यादेश शुरू तो यही से हो गया था 1861 से, लेकिन 1935 में इनका मेंशन किया गया, वहां से हमने उठाया है। गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का क्या थी, शक्ति थी, क्योंकि ये आदमी यदि नहीं आते थे तो ये आदमी क्या कर देता था, अध्यादेश जारी कर देता था। मतलब ये निरंकुश बना हुआ था, गवर्नर जनरल निरंकुश था, वो चाहता वैसे काम होता था। ठीक है, अध्यादेश जारी। अब राज्यपाल करते हैं, राज्यपाल कितने में, 213 में करते हैं ना। और राष्ट्रपति की बात करते हैं, है ना, राष्ट्रपति की बात करते हैं तो ये 123 के अनुच्छेद के अंदर क्या करते हैं, अध्यादेश जारी करते हैं। जब यहाँ पे विधानसभा कार्यरत नहीं हो और यहाँ पे आपकी मंत्री जो परिषद होती है वो कार्यरत नहीं हो तो करते हैं। आगे देखिए, अध्यादेश जारी करते हैं, उसकी वैधता की बात करते हैं तो वो 6 महीने तक जारी होता था। आपातकाल के अंदर ही राज्य ये करते थे। यहाँ पे ये बोला गया कि अध्यादेश जो है वो आपातकाल के अंदर निकलता था, और आज का अध्यादेश जो निकलता है वो शांति काल में भी निकाला जा सकता है। तो 6 माह तक और अध्यादेश जारी रहता था। आगे बोला कि 3 भारतीय, है ना, 3 भारतीय 1862 गवर्नर जो थे, उनकी गवर्नर जनरल की जो कमेटी थी उसके अंदर 2 सदस्य होते थे, एक सरकारी सदस्य होते थे, एक गैर सरकारी। सरकारी सदस्य होते थे उनको गवर्नर जनरल नॉमिनेट कर लेता था, उनका नाम ले देता था, फलाना फलाना आदमी मेरी बैठक में आ जाओ और काम करो। दूसरे होते थे गैर सरकारी सदस्य, उनको या तो आप चुन के लेके आओ या कोई भारतीय जो है अपना नाम दे देंगे, उन नामों को लेके आओ। तो 3 गैर सरकारी सदस्य रखे गए थे, गैर सरकारी सदस्य रखे गए थे। 3 कौन कौन थे, एक तो बनारस के राजा थे, एक पटियाला के महाराज थे, और तीसरे थे सर दिनकर राव। कौन थे, बनारस के राजा थे। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत बार क्वेश्चन रिपीट होता है यहां से। एक तो बनारस के राजा थे, दूसरा पटियाला के महाराज थे, और तीसरे सर दिनकर राव थे। कौन थे, बनारस के राजा, पटियाला के महाराज, और तीसरे थे सर दिनकर राव थे। 1861 के अंदर ये 3 सदस्य जो थे, ये गवर्नर जो होते थे, उनकी कार्यकारी परिषद होती थी, वर्किंग काउंसिल होती थी। उस वर्किंग काउंसिल के अंदर 3 जो थे वो नॉन गवर्नमेंट मेंबर्स हुआ करते थे, गैर सरकारी सदस्य हुआ करते थे। उन 3 गैर सरकारी सदस्यों के अंदर पहली बार 3 भारतीयों को लिया गया था। पहले नंबर पे कौन थे, बनारस के राजा थे, तीसरा पटियाला के महाराज थे, चौथे सर दिनकर राव थे। ठीक है, आगे विधान परिषदों के गठन किया गया। विधान परिषद जो थी उनका गठन किया गया। कब किया गया, बोला गया कि बंगाल के अंदर 1862 के अंदर विधान परिषदों का गठन किया गया। बंगाल के अंदर 1862 में किया गया। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत है उसमें 1866 में किया गया, और पंजाब के अंदर 1889 में। यह क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है कि बंगाल के अंदर विधान परिषद का गठन कब किया गया था, यह डेट पूछ ली जाती है। 1862 में किया गया था। उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में 66 में, और पंजाब में 1899 के अंदर किया गया था। ठीक है, आगे देखिए, भारत परिषद अधिनियम की बात करते हैं। भारत परिषद अधिनियम 1892 का जो था वो भारतीय विधान परिषदों की बात करता है। भारतीय विधान परिषद, देखिए ये विधान परिषद आज की विधानसभा से अलग थी। ये विधान परिषद पूरे देश की बात कर रहे हैं। ठीक है, आगे राज्य, इनका कार्य, जो कार्य है, शक्तियां हैं, या इसकी संरचना के बारे में बोला गया है। ठीक है, इनके कार्य संख्या जो भी है, संरचना है, इनके बारे में केवल और केवल किसके लिए पास किया गया था, भारतीय विधान परिषदों के लिए पास किया गया था। केंद्रीय विधानसभा मंडल में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या कम से कम 10 कर दी गई। केंद्रीय जो विधानसभा होती थी, जिसको क्या आगे जाके क्या बोलते हैं अपन, केंद्रीय विधानसभा को आगे जाके क्या बोलते हैं, अपने लोकसभा बोलते हैं। 10 हो गई, कम से कम सदस्य 10 होंगे और अधिक से अधिक 16 होंगे। अधिक कितने होंगे, 16 होंगे, कम से कम 10 होंगे। और उनके अंदर भी बोला गया कि इनमें कम से कम 40% जो सदस्य होंगे वो लोग, है ना, वो गैर सरकारी होंगे। क्या होंगे, वो लोग जो हैं वो गैर सरकारी होंगे। जो 40% सदस्य गैर सरकारी होंगे, लेकिन फिर भी 60% कौन होंगे, सरकारी होंगे, सरकारी होंगे। गवर्नर जनरल क्या था, यहाँ पे निरंकुश बना ही हुआ था, वायसराय। तो 60% बहुमत अभी भी इन्हीं लोगों का था, अपना नहीं आया था। आगे देखिए, विधानमंडल के सदस्यों को भविष्य में वित्तीय कोई भी मामला है या बजट है, इनके ऊपर बहस करने का अधिकार दिया गया था। इनके ऊपर विचार प्रकट करने का अधिकार पहली बार दिया गया था, है ना। साथ में आप क्या कर सकते हो कि 6 दिन का पहले की सूचना देके आप अध्यक्ष को क्या कर सकते हो, प्रश्न पूछने का अधिकार भी आपको दिया गया था। तो 6 दिन पूर्व सूचना देके आप क्या कर सकते हो, प्रश्न पूछ सकते हो। भारतीय आदमी भी वहां पे प्रश्न कर सकते थे। ठीक है, आगे बंबई, मद्रास और कलकत्ता के अंदर 8 से लेके 20 सदस्य क्या कर दिए गए थे, बढ़ाए गए थे। पहले 8-8 सदस्य थे, बाद में 20-20 सदस्य यहाँ पे कर दिए गए। निर्वाचन क्या होता था, अभी भी अप्रत्यक्ष था या मनोनीत होता था। निर्वाचन की बात मैंने पहले बताई आपको कि
मनोनीत होता था, गैर सरकारी सदस्य होते थे या तो उनको मनोनीत कर लेते थे, या अप्रत्यक्ष 5-10 आदमी मिलकर बन कर देता, भाई तो चलो जा, ठीक है। आगे बात करते हैं चौथा, मार्ले मिंटो सुधार 1909 या भारत सरकार अधिनियम 1909 की बात करते हैं। तो 1909 की बात करते हैं, इसके अंदर भारत सचिव कौन हुआ करता था? क्योंकि आपको पता है 1858 के अंदर क्या किया गया था, एक भारत राज्य सचिव बनाया गया था, राज्य सचिव बनाया गया था। सचिव ये क्या होता था? ब्रिटिश पार्लियामेंट का सदस्य होता था और उसी के प्रति उत्तरदायी होता था। तो ये राज्य सचिव या भारत सचिव बोल दिया गया इसको डायरेक्ट। तो ये भारत सचिव उस टाइम पे कौन था? लॉर्ड मार्ले हुआ करता था। कौन था? लॉर्ड मार्ले भारत सचिव थे। और वायसराय की बात करते हैं, उस टाइम पे लॉर्ड मिंटो जो थे वो देश के वायसराय थे, ठीक है। आगे कारण देखिए कि 1909 का जो अधिनियम है वो किस कारण से आया गया है, क्या कारण थी उसके पीछे की पृष्ठभूमि क्या थी। देखिए 1906 अक्टूबर की बात है, आगा खां के नेतृत्व में मुस्लिम प्रतिनिधि मंडल जो था उस टाइम पे किससे मिला था? आपके आगा खां के नेतृत्व में मुस्लिम प्रतिनिधि मंडल जो है वो वायसराय से मिला था। वायसराय से मिला और मांग की, उन्होंने कहा कि हमें पृथक निर्वाचन प्रणाली दो, हमें अलग से मुसलमानों की निर्वाचन प्रणाली दो, ठीक है। दूसरा बोला कि हमें जनसंख्या के अनुपात में दो, कि जितनी हमारी जनसंख्या है उतनी हमारे प्रतिनिधि खड़े हो सके, और मुसलमान जो है केवल मुस्लिम को ही वोट दें, इस टाइप का सिस्टम हमें बना के दो। आगे इन लोगों के भी एक दिमाग में थी कि कांग्रेस और मुसलमानों को अलग अलग रखा जाए, क्योंकि उस टाइम पे गर्म दल और नरम दल का वर्चस्व बढ़ गया था। तो ये लोग चाह रहे थे कि जो कांग्रेस है और मुस्लिम लीग है एक जगह ना मिल पाए, यदि एक जगह मिल गई तो ये हो सकता है कल कोई और 1857 जैसी क्रांति पैदा कर सकते हैं। तो वो उनके जिहान में ये था कि कांग्रेस और मुसलमानों को अलग रखना। लेकिन यहाँ पे मुसलमानों ने और थोड़ा सा यहाँ पे इसको बढ़ा दिया, क्या बोले कि हमारे लिए अलग से पृथक निर्वाचन पद्धति दो, हमारी जो जनसंख्या उसके आधार पे हमें प्रतिनिधित्व दो। इस आधार से ये बन के आया था, तैयार होके आया था। इसमें नरम दल को खुश करके गरम दल का दमन करना था, कि हाँ भाई नरम दल जो थे राजा मतलब नेता थे उनको खुश करना था, और गरम दल जो थे है ना लाल बाल पाल घोष जो थे उनको उनका दमन करना था। कांग्रेस उस समय सुधारों की मांग भी कर रही थी, कांग्रेस उस समय क्या कर रही थी? सुधारों की मांग कर रही थी। इन सब बातों को ध्यान में रख के 1909 का अधिनियम जो था वो पेश किया गया। देखिए इसके अंदर इसकी धाराएं क्या कहती हैं। केंद्र और प्रांतीय विधान परिषदों में निर्वाचित सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई, कितनी कर दी गई? 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई। 60 के अंदर 9 जो थे वो नॉमिनेट कर दिए गए, आगे जाके 9 सदस्य थे वो नॉमिनेट कर दिए गए, और 60 जो थे निर्वाचित और मनोनीत दोनों थे। तो बोला गया कि केंद्रीय और प्रांतों की जो विधान परिषद है, आज की विधानसभा और जो अपने लोकसभा की बात करते हैं, उनके निर्वाचित सदस्यों की संख्या क्या कर दी गई? इसमें बढ़ाई गई। प्रांतीय विधानसभा परिषदों में गैर सरकारी सदस्य बढ़ाए गए। प्रांत जो थे है ना, राज्य जो थे, उनकी विधानसभा में क्या किया गया कि गैर सरकारी सदस्य जो थे, अपने देसी लोग जो थे, गैर सरकारी का नाम आते देसी लोग, सरकारी का मतलब ब्रिटेन के थे सारे, तो गैर सरकारी सदस्य बढ़ाए गए। फिर भी बहुमत किनके हाथों में था? सरकारी सदस्यों के हाथों में, और गवर्नर जो था अभी भी निरंकुश बना हुआ था। केंद्र में 16 से बढ़ाकर कितने कर दिए? मैंने बताया आपको 60 कर दिए गए थे। कितने बढ़ा दिए थे? 16 से बढ़ाकर 60 कर दिए गए। इनमें से 9 सदस्य जो थे वो क्या रखे गए थे? आपके गैर सरकारी सदस्य थे। इन 69 सदस्यों में से क्या किया गया था कि 37 तो सरकारी हुआ करते थे और 32 सदस्य जो थे वो आपके गैर सरकारी थे। तो मतलब सरकारी सदस्य अभी भी 37 थे और गैर सरकारी जो थे अपने लोग थे, इंडियन लोग थे, वो 32 थे, और अंग्रेजी लोग आज भी इसमें 37 थे। आगे देखिए निर्वाचन अप्रत्यक्ष होता था, निर्वाचन अप्रत्यक्ष होता था। किस हिसाब से होता था? देखिए निर्वाचन, सबसे पहले निर्वाचन जो होता था क्या करते थे? सबसे पहले चुनाव होता था विधान सभा का। ये विधानसभा आगे जाके किन लोगों का चुनाव करती थी? केंद्रीय विधानसभा का करती थी, है ना, केंद्रीय विधानसभा का करती थी, विधानसभा का चुनाव करती थी, है ना। तो देखिए निर्वाचन अप्रत्यक्ष होता था। कैसे होता था कि पहले केंद्रीय विधानसभा थे, उनके सदस्य कुछ मनोनीत और कुछ चुने हुए रहते थे। गांव के जो यूनिवर्सिटी जो होती थी, स्कूल जो होती थी, उन लोगों के सदस्य जो कह देते थे वो विधानसभा में आ जाते थे। फिर विधानसभा के सदस्य जो थे वो आगे जाके केंद्रीय विधानसभा के चुनाव करवा देते थे। तो निर्वाचन प्रणाली अप्रत्यक्ष होती थी, जनता डायरेक्ट इनको वोट नहीं देती थी। आगे देखिए मुसलमानों के लिए पृथक क्या कर दिया इन्होंने? पृथक निर्वाचन प्रणाली जो थी, है ना, ये इन्होंने चालू कर दी। फूट डालो राज करो की नीति यहां से शुरू हो गई। फूट डालो राज करो, राज करो की जो नीति थी वो यहां से शुरू हो गई, खुल के सामने आने लगी। हालांकि इन्होंने शुरू से ही काम किया है, लेकिन फूट डालो राज करो की नीति में यहां से खुल के सामने आने लग गई थी, ठीक है। आगे मुसलमानों ने क्या कहा? देखिए प्रतिनिधित्व में विशेष बहुमत हो,
प्रतिनिधित्व जो होगा उसके अंदर मुसलमानों का विशेष बहुमत हो, उसकी बात आपको ध्यान रखा जाएगा। आगे जनसंख्या से ज्यादा प्रतिनिधित्व, देखिए मुसलमानों को इन लोगों ने क्या किया, मुसलमानों ने कहा कि हमें जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व चाहिए, मुस्लिम लीग ने ऐसा कहा था, लेकिन इन लोगों ने क्या क्या दिया मुसलमानों को। देखिए कई बार ये पूछ लिया जाता है, हमें सिर्फ मोटी बात ये ध्यान में रहती है कि इसके अंदर पृथक मुसलमानों को पृथक निर्वाचन प्रणाली दी गई थी, ये बातें नहीं पूछी जाती। आजकल ये पूछा जाता है कि उसमें क्या बातें, क्या क्या चीज मुसलमानों को 1909 के अधिनियम में पृथक से दी गई थी। सबसे पहले प्रतिनिधित्व में विशेष बहुमत दिया गया था, उन लोगों को विशेष बहुमत दिया गया था। आगे बोला कि जनसंख्या से ज्यादा प्रतिनिधित्व दिया गया था, जनसंख्या जितनी होगी उससे ज्यादा आपके मंत्री बनेंगे या फिर आपके विधायक एमपी एमएलए बनेंगे। मुस्लिम मतदाता के लिए आयु सीमा, आय जो सीमा होती थी कि भाई मुस्लिम मतदाता जो थे जिनके पास 3 रुपए से ज्यादा होंगे वो सभी वोट देंगे, तो यहाँ पे हिंदुओं के लिए 5 रुपए कर दिए, सिखों के लिए 5 कर दिए, ईसाइयों के लिए 5 कर दिए और मुसलमानों के लिए 3 रुपए कर दिए। तो आय की जो सीमा थी उसमें छूट कर दी गई और बोला गया कि मुस्लिम प्रतिनिधि को ही मुस्लिम मतदाता वोट देंगे, तो मुस्लिम मतदाता जो होंगे वो मुस्लिम प्रतिनिधि को वोट देंगे। दूसरी बात, मुस्लिम जो प्रत्याशी जो भी होंगे है ना, या मतदाता जो होंगे उनको आय सीमा में छूट दी गई। तीसरा, जनसंख्या से ज्यादा उन लोगों को प्रतिनिधित्व दिया गया और आगे प्रतिनिधित्व में विशेष उनको छूट दी गई थी। ये 4 बातें इसके अंदर कही गई है, ठीक है। आगे देखिए, सदस्यों को आर्थिक प्रस्तावों पर बहस करने की बात हो गई थी। पहले बजट पे तो हमने देख लिया था, अब आर्थिक प्रस्तावों के ऊपर क्या था, बहस करने की बात हो गई थी। वो हम क्या कर सकते थे, प्रश्न पूछ सकते थे, पूरक उसका वापस रिपीट क्रॉस क्वेश्चन कर सकते थे, फिर गवर्नर जनरल उनके प्रस्तावों को ठुकरा सकता था। अभी भी ये क्या था, ठुकरा सकता था, मतलब निरंकुश था, निरंकुश सिस्टम अभी भी बना हुआ था। गवर्नर जनरल था, इनके प्रस्तावों को अभी भी क्या कर सकता था, ठुकरा सकता था। आगे गवर्नर जनरल की कार्यकारी समिति में पहले भारतीय को शामिल किया गया था 1909 में। 1909 में पहले भारतीय को शामिल किया गया था जिनका नाम था एसपी सिन्हा। एसपी सिन्हा, एसपी सिन्हा जो थे उनको पहले भारतीय थे जिनको गवर्नर जो था उनके वर्किंग कमेटी के अंदर शामिल किया गया था, ठीक है। और इनको क्या बनाया था, विधि सदस्य बनाया था, लो मेंबर इनको बनाया गया था, विधि सदस्य इनको बनाया गया था, लो मेंबर इनको बनाया गया था। आगे देखिए, मूल्यांकन करते हैं 1909 के अधिनियम का। तो चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई थी इसके अंदर। पहली बार चुनाव प्रणाली अप्रत्यक्ष तौर पे पहली बार चुनाव प्रणाली हुई थी। क्यों, मुसलमानों को अलग से प्रतिनिधित्व दे दिया गया, उनके लिए मुसलमान प्रत्याशी, मुस्लिम मतदाता और मुस्लिम प्रत्याशी को वोट डालेंगे, है ना, तो वो बातें इसमें कही गई थी। तो पहली बार चुनाव प्रणाली यहां से चल के आई थी, ठीक है। पहली बार भारतीय प्रतिनिधित्व बना था, क्या बना था, पहली बार भारतीय प्रतिनिधित्व किसको मिला था, विधि सदस्य को मिला था। किसका प्रतिनिधित्व बना था, विधि सदस्य एसपी सिन्हा बने थे। एसपी सिन्हा जो थे वो पहले विधि सदस्य बने थे, किसके बने थे, गवर्नर जनरल जो थे उनकी वर्किंग कमेटी कार्यकारिणी परिषद के सदस्य बने थे। आगे लॉर्ड मिंटो है जो उसको क्या बोला जाता है, सांप्रदायिकता का जनक बोला जाता है, सांप्रदायिकता का फादर बोला जाता है, ठीक है। आगे देखिए, मॉन्टेग चेम्सफोर्ड अधिनियम। मॉन्टेग चेम्सफोर्ड अधिनियम में भी वही बातें आती हैं कि मॉन्टेग और चेम्सफोर्ड ये क्या थे, चेम्सफोर्ड वायसराय थे, मॉन्टेग क्या थे, यहाँ के भारत सचिव हुआ करते थे। घोषणा कब हुई थी, 20 अगस्त 1917 को हुई थी। 20 अगस्त 1917 को इसकी घोषणा हुई थी। आगे जाके लागू कब होता है, 1921 के अंदर लागू होता है, ठीक है, 1921 में लागू होता है। और ये अपने जो इसको किस नाम से जाना जाता है, 1900 भारत सरकार अधिनियम 1919 का जो भारत सरकार अधिनियम है उसके नाम से इसको जाना जाता है। 20 अगस्त 2017 की बात होती है ना, 2019 वो सॉरी 1917 में और 1921 में लागू हुआ था। देखिए इसमें क्या कारण थे, उस टाइम पे पहला विश्व युद्ध हुआ था, 14 से लेकर 18 तक पहला विश्व युद्ध हुआ था। तो इस पहले विश्व युद्ध में क्या हुआ था, भारतीय लोगों ने क्या किया था, ब्रिटेन का साथ दिया था, मित्र राष्ट्रों का उस टाइम पे साथ दिया था भारतीयों ने। उस टाइम पे भर्ती कराने वाले सार्जेंट गांधी जी को बोला गया था, आपको पता ही है। आगे लखनऊ समझौते में क्या हो गया था, 1916 की बात है, 1916 में लखनऊ समझौता हुआ था। लखनऊ समझौता है ना, लखनऊ समझौता है ना, लखनऊ है ना। तो ये जो लखनऊ समझौता जो हुआ था 1916 के अंदर, उस 1916 के लखनऊ समझौता के अंदर क्या हुआ था आपको पता है कि इसके अंदर एक तो गरम दल प्लस नरम दल, ये दोनों एक जगह मिल गए थे। दूसरा मुस्लिम लीग मिल गया था, है ना, और दूसरा कांग्रेस मिल गया था। मुस्लिम लीग और कांग्रेस जो थे वो इसके अंदर मिल गए थे। इसकी अध्यक्षता पूछ ली जाती है तो वो अध्यक्ष कौन रहे थे, है ना, अंबिका चरण मजूमदार। कौन रहे थे, अंबिका
अंबिका चरण मजूमदार। ये अंबिका चरण मजूमदार जो थे वो इनके क्या रहे थे, अध्यक्ष रहे थे 1916 के अधिनियम, वो जो अपने कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था लखनऊ के अंदर हुआ था। आगे बोला गया कि भारतीयों द्वारा स्वशासन की इसके अंदर मांग की गई है, भारतीय लोग जो थे वो स्वशासन की मांग कर रहे हैं। गर्मी बहुत है भाई आज। प्रांतों में द्वंद्व शासन प्रणाली अपनाई गई। प्रांतों में द्वंद्व शासन प्रणाली कहां पे, प्रांतों के अंदर। देखिए 1919 की बात होती है तो कहां पे, प्रांत में। प्रांत मतलब छोटा है, आपका राज्य है ना। केंद्र में द्वंद्व शासन की बात करते हैं 35 का अधिनियम, वो बड़ा है, केंद्र बड़ा है तो 35 में, और प्रांत छोटा है तो अपना 1919 के अधिनियम में। प्रांतों में द्वंद्व शासन प्रणाली अपनाई गई। पहले भाग पे गवर्नर जनरल और उसके परिषद, दूसरे भाग पे मुख्यमंत्री और मंत्रीगण होते थे। एक तो होता था आरक्षित, आरक्षित, और एक होता था हस्तांतरित। दो भाग होते थे, एक आरक्षित भाग होता था, एक हस्तांतरित। आरक्षित भाग मतलब रिजर्व कोटा होता था। ये रिजर्व कोटे के ऊपर कौन करता था, गवर्नर और उसके जो परिषद होती थी, वो परिषद 5 आदमी और गवर्नर मिलकर उसके ऊपर शासन करते थे। इसके अंदर क्या आता था, सेना का मामला आता था, वित्त का मामला आता था, इस टाइप के अच्छे अच्छे मामले आरक्षित विषय में आते थे जो गवर्नर के कंट्रोल में थे। और दूसरा बांटा गया हस्तांतरित। हस्तांतरित में क्या था कि भाई ये भारतीयों के हाथ में थे, मंत्री परिषद के हाथ में थे, उनको बोला तुम अपने यहाँ पे शिक्षा दो, उनके स्वास्थ्य पे ध्यान रखो, मतलब खर्चे का पूरा मामला तो भारतीयों को दे दिया, और पैसे कमाने का जो पूरा मामला था, शासन करने का पूरा मामला था, वो ब्रिटेन के पास था। ठीक है, प्रांतीय विषयों को 2 भागों में बांटा गया। ठीक है, प्रांतीय विषय जो थे उनको 2 भागों में बांटा गया। यहां से भी क्वेश्चन बनता है। आरक्षित विषय, आरक्षित विषय में आपका गृह और वित्त आ जाता है। दूसरा हस्तांतरित विषय, जिसके अंदर बोला गया कि शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि इसके अंदर आते हैं, मतलब पैसा खर्च करने का हस्तांतरित विषय भारतीयों को दिया गया, और जो पैसे कमाने का आरक्षित विषय था वो गवर्नर और उसकी परिषद को दिया गया। आगे प्रांतों में 70% तक निर्वाचित सदस्य रखे गए। प्रांतों के अंदर 70% पहुंच गए थे निर्वाचित सदस्यों की संख्या इसके अंदर। आगे राज्य की मंत्री परिषद व्यवस्थापिका के प्रति फिर से उत्तरदायी बना दी गई थी, प्रति उत्तरदायी थी। फिर भी गवर्नर और उसकी कार्यकारिणी परिषद के जो सदस्य थे वो उसके उत्तरदायी नहीं थे। बोला कि ये जो आपकी व्यवस्थापिका जो है उसके प्रति जो मंत्री बना दिए गए, हस्तांतरित विषय दे दिया गया, वो तो इसके प्रति उत्तरदायी थे, लेकिन गवर्नर और उसकी कार्यकारिणी परिषद क्या थी, इसके प्रति कोई जवाबदारी नहीं थी। यदि गवर्नर ने कोई काम कर दिया तो विधायिका उससे, व्यवस्थापिका उससे कोई क्वेश्चन नहीं कर सकती थी, क्योंकि वो उसके प्रति रिस्पॉन्सिबल ही नहीं था, उत्तरदायी नहीं था। आगे महिलाओं को मतदान का अधिकार इसमें दिया गया था, और महिलाओं को 3 से लेकर 10% मतदान का अधिकार इसके अंदर दिया गया था। ये पहली बात बहुत अच्छी थी कि महिलाओं को मतदान का अधिकार इसमें दिया गया था। केंद्रीय व्यवस्थापिका को 2 सदनीय बनाया गया था। केंद्रीय, देखिए यहाँ पे केंद्रीय व्यवस्थापिका जो है उसको 2 सदन बनाए थे, है ना, और 2 विषय की बात करते हैं, वो प्रांतों में बांटे थे। प्रांतों के 2 विषय बांटे थे, और केंद्रीय व्यवस्थापिका के इसके अंदर 2 सदन बनाए थे। 2 सदनीय बनाया गया था। एक केंद्रीय विधानसभा बनाया गया था, केंद्रीय विधानसभा बनाया गया था, जिसको आज जाके अपन क्या कहते हैं, लोकसभा कहते हैं। उसमें 145 सदस्य होते थे। 145 में 104 तो निर्वाचित सदस्य होते थे, है ना, और आपके 41 सदस्य जो होते थे वो मनोनीत होते थे। 41 सदस्य मनोनीत होते थे। इनका कार्यकाल की बात करते हैं तो वो कार्यकाल इनका कितना होता था, 3 साल का होता था। किसका, केंद्रीय विधानसभा जो थी उसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता था, 3 साल का इसका कार्यकाल होता था। और इसमें 145 सदस्य होते थे, 104 सदस्य निर्वाचित हो जाते थे, और आपके मनोनीत 41 सदस्य हुआ। दूसरी जो थी केंद्र के अंदर, जिसको राज्यसभा बोलते हैं, उसको राज्य परिषद बोला गया, उसमें 60 सदस्य थे, जिनमें 34 मनोनीत और 26 सदस्य, वो 26 मनोनीत और 34 निर्वाचित सदस्य होते थे। और इसका कार्यकाल की बात करते हैं तो इनका कार्यकाल कितना होता था, 5 वर्ष इनका कार्यकाल होता था। ठीक है, आगे देखिए, भारत कमिश्नर की नियुक्ति का प्रावधान किया गया। एक और बना दिया, आप भारतीय कमिश्नर बना दिया गया। क्या बना दिया गया, भारत कमिश्नर, एक नई पोस्ट और बना दी गई। भारतीय कमिश्नर की नियुक्ति का प्रावधान किया गया। अभी भी गवर्नर जनरल मुख्य कार्यकारी अधिकारी था, अध्यादेश से किसी भी कार्य को रोक सकता था, वो कर सकता था या किसी भी कार्य को रोक भी सकता था। अध्यादेश अभी भी जारी करने का अधिकार इनके पास था, और ये मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता था, यही जो चाहता था वही करता था। ठीक है, आगे देखिए, सिखों को, भारतीयों को, ईसाइयों को और आंग्ल भारतीयों को, आंग्ल भारतीय प्रोविजन हटा दिया है ना अभी, और यूरोपियन को पृथक, है ना, पृथक, पृथक, है ना, यूरोपियों को पृथक निर्वाचन सिद्धांत को बढ़ावा दिया गया।
किस में दिया गया कि भाई अंग्रेजों को तो मुसलमानों को तो पहले से ही दे रखा था, अब इन्होंने क्या कर दिया, सिखों में और कर दिया, भारतीयों में कर दिया, ईसाइयों में कर दिया, आंग्ल भारतीय यूरोपीय लोग यहाँ पे रह रहे थे, है ना, उनके लिए अलग से पृथक निर्वाचन पद्धति अपना ली गई। आगे बोला कि लंदन में भारत के उच्चायुक्त का कार्यालय खोला गया, एक कार्यालय उच्चायुक्त का खोला गया और एक कमिश्नर का पद यहाँ पे बनाया गया था, ठीक है ना। उपसक का गठन किया गया 1926 के अंदर, है ना। ठीक, आगे देखिए, पहली बार केंद्र और राज्यों के बजट को अलग अलग किया गया था। क्या किया गया था, पहली बार केंद्र का अलग था, 1919 की बात हो रही है ना, 1919 में केंद्र और राज्य का जो बजट होता था, है ना, बजट, उन बजट को अलग कर दिया गया। आगे रेल बजट जो था और आम बजट था उनको भी अलग कर दिया गया था। इसी में किया गया था, ध्यान रखना, इसी में क्या होता है, यूपीएससी की स्थापना होती है, ली कमीशन बैठता है, ली आयोग, ली आयोग की बात होती है। ली आयोग जो यूपीएससी की, है ना, स्थापना करता है, ये कब करता है, 1926 के अंदर ली आयोग जो है वो यूपीएससी की स्थापना करता है। आगे देखिए, इसकी कमियां देखिए 1919 के अधिनियम की। मताधिकार सीमित था, कितना था, आपके 3 से लेके 10% तक क्या था, मताधिकार सीमित था। गवर्नर जनरल को निरंकुश शक्तियां प्राप्ति, वो किस अध्यादेश द्वारा किसी भी विधेयक को रोक सकता था, जारी कर सकता था। आगे सांप्रदायिक निर्वाचन को बढ़ाकर भारतीय विभाजन को बढ़ावा दिया। सांप्रदायिक निर्वाचन को पहले तो आपको पता ही था कि 1909 के अंदर मुसलमानों के लिए बढ़ाया गया, आगे जाके इन्होंने आंग्ल भारतीय, भारतीय, सिख, ईसाई जो थे उनके लिए और बढ़ा दिया। उत्तरदायी सरकार की इसके अंदर कहीं पर भी बात नहीं की गई, मेन मुद्दा तो उत्तरदायी सरकार का था, वो तो इन्होंने कोई बात ही नहीं की। आगे देखिए, साइमन कमीशन, कंजर्वेटिव पार्टी, साइमन कमीशन जो थे, है ना, उस टाइम पे सरकार कौन सी हो रही थी वहां पे, कंजर्वेटिव पार्टी, दूसरी कौन सी है, लेबर पार्टी। 2 पार्टी है वहां पे, है ना, लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी। तो उस टाइम पे सरकार किसकी थी, कंजर्वेटिव पार्टी की थी। लेबर पार्टी है ये थोड़ी सी उदारवादी थी, तो सोचा कि ये हार के ये ना आ जाए, तो इन्होंने क्या कर दिया, 2 वर्ष पहले ही नवंबर 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया। इसमें सभी क्या थे, 7 सदस्य थे और 7 के साथ अंग्रेज थे, 7 के साथ अंग्रेज थे। दूसरी बात ये विधि कमीशन था, विधि आयोग था, विधि आयोग था। पूछा जाता है कि साइमन कमीशन कौन सा आयोग था, तो ये विधि आयोग था। विधि के ऊपर चर्चा करने के लिए 1919 का अधिनियम था कि भारतीयों के आधार पर किस हिसाब से चल रहा है, उसके लिए ये क्या था, एक विधि आयोग आया था। सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में ये क्या था, वैधानिक आयोग था, विधि का आयोग था, ठीक है। आगे 1928 में भारत आया, जिसका जस्टिस पार्टी ने तो एकमात्र पार्टी थी जिसने समर्थन किया था। जस्टिस पार्टी एकमात्र पार्टी थी जिसने इसका समर्थन किया था, बाकी सभी ने इसका विरोध किया था, वो थी जस्टिस पार्टी। नए संविधान में भारत की स्थिति का पता लगाने के लिए कि भारत के लिए नया संविधान लिखें, तो उस हिसाब से भारत की स्थिति वर्तमान में क्या क्या चल रही है। आगे जाके इन्होंने क्या चर्चा की थी, इसी पर चर्चा के लिए 3 आगे क्या हो गए थे, साइमन कमीशन की रिपोर्ट पे 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे ब्रिटेन के अंदर, लंदन के अंदर। तीनों गोलमेज सम्मेलन की बात करते हैं तो भीमराव अंबेडकर थे, भीमराव अंबेडकर थे, वो तीनों के अंदर गए थे, तीनों के अंदर गए थे। और मतलब कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था, गांधी जी ने किया था, गांधी जी ने किया था। ये 1932 का जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था उसके अंदर गए थे, राजपुताना जहाज पे बैठ के गए थे। उस जहाज का नाम क्या था, राजपुताना जहाज था। ये अपनी बकरी साथ में लेके गए थे, उस बकरी का नाम था राम प्यारी। ये पता नहीं कौन से पीसीएस में पूछा गया है कि गांधी जी की बकरी का क्या नाम था, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है ना। देखिए इसी पर चर्चा के लिए 3 गोलमेज सम्मेलन हुए। सांप्रदायिक पंचायत हुआ 1932 का, सवेत पत्र 1933 का जारी हुआ, 1935 का अधिनियम इसी पे चर्चा के लिए आया। साइमन रिपोर्ट की बातें करते हैं 1930 की, है ना। 1930 में साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी और उस रिपोर्ट में क्या क्या बातें बोला, क्योंकि ये वैधानिक आयोग था। इन्होंने कहा कि द्वंद्व शासन प्रणाली जो आप लागू कर रहे हो, किसमें, प्रांतों में, प्रांतों की द्वंद्व शासन प्रणाली जो है आपके आरक्षित और स्थानांतरित विषय की, वो बात ठीक है आपकी, ठीक है। राज्यों में सरकारों का विस्तार कर रहे हो आप, राज्यों के अंदर मतलब 70% तक गैर सरकारी सदस्य ले रहे हो, चुनाव करके ले रहे हो, तो वो भी आपका क्या है, विस्तार जो है ठीक है। आगे ब्रिटिश भारत में संघ की स्थापना भी करनी है, ब्रिटिश भारत जो है उसको एक यूनियन बनाना है, एक संघ बनाना है, उसकी स्थापना भी करनी है। सांप्रदायिकता का निर्वाचन, सांप्रदायिकता के क्षेत्र में जो निर्वाचन, देखो इसको भी गर्मी लगने लगी, है ना। सांप्रदायिकता का निर्वाचन जो है, बोला गया है कि सांप्रदायिकता के आधार पे आप निर्वाचन करा रहे हो, वो बात भी ठीक है। तो इन्होंने चारों बातों को ठीक कहा कि द्वंद्व शासन प्रणाली प्रांतों में है, वो भी ठीक है। साइमन
है ना, और आप इसके अलावा राज्यों के अंदर क्या हो रहा है, सरकारों का विस्तार हो रहा है, वो बातें भी ठीक है। ब्रिटिश भारत के अंदर एक संघ की स्थापना करेंगे, वो भी ठीक है। और आप सांप्रदायिकता के आधार पर चुनाव करवा रहे हो, वो बातें भी ठीक है। इन्होंने इतनी बातें कह के अपना पलट दिया। आगे आता है सांप्रदायिक पंचांग की बात करते हैं, कम्युनल अवार्ड की बात करते हैं, कम्युनल अवार्ड सांप्रदायिक पंचांग की बात करते हैं। ये कब का था? 1932 का था। उस टाइम पे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे रेमजे मैकडोनाल्ड। कौन थे? मैकडोनाल्ड, रेमजे मैकडोनाल्ड। उसी टाइम पे तो क्या हुआ था, रेमजे मैकडोनाल्ड से ब्रिटेन के महल के अंदर मिलने के लिए गए थे गांधी जी। तभी तो कहा गया था कि अर्धनगर फकीर कहां से आ गया। तो कभी गांधी जी के ऊपर स्पेशल टॉपिक चलेगा तो बताएंगे कि उनको राष्ट्रपिता क्यों मानते हैं। ब्रिटिश प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड ने अल्पसंख्यक के लिए आरक्षण संबंधी एक योजना बनाई अल्पसंख्यक के लिए, और बहुसंख्यक आर्टिकल 29 और 30 यहीं से पैदा हुआ था। 29 और 30 जो था वो अपना आज के संविधान का जो है वो यहीं से पैदा हुआ था कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड ने अल्पसंख्यकों के लिए एक अलग से आरक्षण योजना बनाई थी। उसी को सांप्रदायिकता पंचायत कहा गया। और उस टाइम पे अल्पसंख्यक किसको माना गया था? अनुसूचित जाति जो है आपकी, है ना, शेड्यूल कास्ट जो थी, उसी को क्या माना गया था? अल्पसंख्यक का मामला इसके अंदर मुख्यतः उठाया गया था। ठीक है। आगे गांधी जी ने भूख हड़ताल की थी उस टाइम पे। इसी में किसके लिए? सांप्रदायिक पंचायत के विरोध में गांधी जी ने भूख हड़ताल की थी। और वो कहां की थी? येवर्धा जेल। बहुत बार पूछा जाता है कि येवर्धा जेल कहां पड़ती है, तो ये पुणे में पड़ती है। कहां पे पड़ती है? पुणे के अंदर पड़ती है। पुणे के अंदर येवर्धा जेल जो है उसके अंदर गांधी जी ने क्या किया था? भूख हड़ताल की थी। किस लिए? सांप्रदायिक पंचायत के लिए। आगे जाके हरिजन को ये क्या मानते हैं? हरि के जन मानते हैं, भगवान के जन मानते हैं। आगे देखिए, पुणे समझौता गांधी जी और अंबेडकर जी के मध्य हुआ था, है ना। उसमें अनुसूचित जातियों के लिए पृथक बोल दिया गया था कि भाई हमने मुसलमानों को दे दिया, ईसाइयों को दे दिया, सिख को दे दिया, आंग्ल भारतीयों को दे दिया, है ना, यूरोपीय लोगों को तो दे दिया। अब बची एससी वाले, है ना, इनको भी हम पृथक निर्वाचन प्रणाली दे देते हैं, इस टाइप का मैकडोनाल्ड ने कहा था। लेकिन अपने अंबेडकर साहब और गांधी जी के बीच में 1932 के अंदर एक पुनः समझौता हुआ था। उस पुनः समझौता के अंदर बोला गया कि भाई ये जो पृथक निर्वाचन पद्धति है ना, हमें पृथक कि भाई हमें एससी वालों को अलग से प्रतिनिधित्व, वो प्रतिनिधित्व आप हमें मत दो, हमें सामान्य आरक्षण वाली एक संयुक्त निर्वाचन प्रणाली दे दो कि हमारी 5 सीटें आप आरक्षित कर दो और उन 5 सीटों के अंदर सभी लोग वोट गिरेंगे, चाहे वो किसी जाति धर्म समुदाय के हो, सभी लोग वो वोट गिरेंगे। तो इन्होंने अच्छी बात कही कि भाई हमें 5 सीट 10 सीट जो भी है आप रिजर्व दे दो, सामान्य आरक्षण कर दो, हमारा एक सामान्य रिजर्वेशन हमारा कर दो। उसके बाद आप निर्वाचन की जो सिस्टम है उसको संयुक्त रखो, सभी लोग उसके अंदर वोट डालेंगे। ठीक है। उस टाइप का मत करो कि मुसलमानों को आपने अलग से प्रतिनिधित्व दे दिया और बोल दिया कि मुस्लिम मतदाता जो है वो मुस्लिम प्रत्याशी को ही वोट डालेंगे, इस टाइप का हमारे साथ मत करो। आगे वाला है कि भारत शासन अधिनियम 1935 का। इसमें बहुत बार आता है आईएएस में, आरएएस में, पीसीए में, है ना, पीएसटी में, पब्लिक सर्विस कमीशन जो भी है, सभी के अंदर यहां से मेंस का क्वेश्चन बनता है। किसका बनता है? मेंस का बनता है। मेंस का तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है क्योंकि भारतीय संविधान की रूपरेखा आईना इसको बोला जा सकता है। आगे देखिए, इन्होंने एक संवेद पत्र जारी हुआ था, प्रांतों में उत्तरदायी सरकार और केंद्र में आंशिक उत्तरदायी सरकार की स्थापना करनी थी कि प्रांत जो थे उनके अंदर तो जो शासन था वो आप वहां की जनता को दे दो, लेकिन केंद्र के अंदर अभी भी आंशिक रखो, अभी भी उसके अंदर दवंद रखो कि हाँ भाई कुछ मामले हमारे पास हो, बाकी भारतीयों को बांट दिया जाए। भारतीय और ब्रिटिश हितों को मिलाने का प्रयास किया गया कि ब्रिटिश वाले ये चाहते हैं और भारत वाले ये चाहते हैं, इन दोनों को एक जगह मर्ज करने का, मिलाने का इसके अंदर व्यवस्था की गई। आगे देखिए, अखिल भारतीय संघ का प्रस्ताव रखा गया। अखिल भारतीय संघ जो है उसका प्रस्ताव रखा गया कि भारत एक संघ होगा, यूनियन ऑफ स्टेट होगा, का संघ रखा गया। उसमें बोला गया कि ब्रिटिश प्रांत अनिवार्य होंगे और देशी रियासतें ऐच्छिक होंगी। क्या बात है इसकी? देखिए कि एक अखिल भारतीय संघ बनेगा। क्या बनेगा? एक भारतीय संघ बनेगा। कौन सा संघ बनेगा? अखिल बनेगा। एक अखिल भारतीय संघ बनेगा। इस अखिल भारतीय संघ के अंदर जो आपके ब्रिटिश प्रांत जो है ना, ब्रिटिश प्रांत जहां पे ब्रिटिश लोगों ने अपने मतलब उसमें ले लिया है, शासन के अधीन ले लिया है, वो लोग तो अनिवार्य तौर पे इसके अंदर मिल जाएंगे, वो तो अनिवार्य होगा। वो तो देशी राजा रजवाड़े हैं, वो चाहे तो अपनी इच्छा से मिल सके, चाहे तो नहीं मिल सके। तो देशी रियासतें अच्छी थी और ब्रिटिश प्रांत इसके अंदर मिलान जो था वो क्या था? एक कंपल्सरी था, अनिवार्य था। आगे देखिए, प्रस्तावना भी
इसके अंदर प्रस्तावना की बात करते हैं तो 1919 के अधिनियम की इसके अंदर प्रस्तावना ली गई, कोई नई प्रस्तावना इसमें ली नहीं गई। उससे अपन अंदाजा लगा सकते हैं कि इनका अभी भी नियत जो थी, भारत को स्वतंत्र राज्य बनाने की नियत नहीं थी, बस एक आंशिक औपनिवेशिक राज्य बनाने की बात थी। देखिए प्रस्तावना भी इसमें 1919 के अधिनियम की रखी, भारत को पूर्ण राज्य देने की बात न होकर क्या होती थी, अभी भी बात औपनिवेशिक की हो रही थी कि अभी भी ब्रिटेन के अंडर में रखने की बातें यहां पे हो रही थी। इन्होंने अपनी अंतिम प्रहार तक इन्होंने ये चाहा कि हम भारत पे शासन करें, अंतिम प्रहार तक। जब फांस लाग गई जना तो देखो भागना ही पड़ा फिर, है ना। शासकीय कार्यों की 3 सूची बनाई गई थी 1935 के अधिनियम में। शासकीय कार्य जो थे वो 3 सूचियों में बांट दिए गए थे। जैसे आज की जो 7वीं संविधान की 7वीं अनुसूची जो है, उसी प्रकार से 3 अनुसूचियां बनाई गई, जिनमें संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची। संघ सूची पे गवर्नर और उसकी कार्यकारिणी परिषद करती थी, समवर्ती सूची पे राज्य की विधान परिषद और गवर्नर परिषद वाली करती थी, और प्रांत की सूची जो होती थी प्रांतों पे करती थी। राज्य की जो विधान परिषदें होती थी वो इसके ऊपर प्रांतीय सूची पे शासन बनाती थी, ठीक है। आगे देखिए केंद्र में द्वंद्व शासन प्रणाली अपनाई गई। देखिए केंद्र में द्वंद्व शासन प्रणाली कब अपनाई, 1935 में। राज्य की बात करते हैं, राज्य को क्या बोला जाता है, प्रांत बोला जाता है। प्रांत में द्वंद्व शासन प्रणाली की बात कर लेते हैं 1919 के अंदर, ठीक है। यहाँ पे 2 विषय रख दिए, आरक्षित और हस्तांतरित विषय, यहाँ पे केंद्र के अंदर रख दिए गए, यहाँ केंद्र पे रखे गए, क्योंकि एक सशक्त केंद्र बनाना था 1935 के अधिनियम में, एक संयुक्त केंद्र बनाना था, सशक्त केंद्र बनाना था, उसकी बातें की गई हैं। सुरक्षित विषय गवर्नर था, गवर्नर जो थे वो सुरक्षित विषय के ऊपर अपने कानून बनाते थे, तो सुरक्षित विषय जो था वो इनके गवर्नर के अधीन रख दिया गया, और सुरक्षित विषय के अंदर सेना है, वित्त है, जो भी मामले थे। और हस्तांतरित विषय की बात करते हैं तो मंत्रिमंडल भारतीयों को दे दिया गया केंद्र के अंदर। पहले राज्यों के अंदर ये सिस्टम चालू किया, आगे 1935 में ये केंद्र में बढ़ा दिया गया, ठीक है। आगे सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को बढ़ाया गया, है ना, बढ़ाया गया। इसमें धर्म के आधार पे नहीं, इसमें कर्म के आधार पे दे दिया। अब क्या दे दिया, कर्म के आधार पे दे दिया। पहले धर्म, समुदाय, जाति के आधार पे था, अब ये कर्म के आधार पे। मजदूरों को अलग दे दिया, दलितों को अलग दे दिया, महिलाओं को अलग से क्या कर दिया गया था, इसमें निर्वाचन की व्यवस्था कर दी गई। किसमें पूछ लिया जाता है कि महिलाओं को अलग से निर्वाचन की व्यवस्था कब दी गई, 1935 के अधिनियम में। दलितों को अलग से प्रतिनिधित्व कब दिया गया, 1935 के अधिनियम में। मजदूरों को अलग से प्रतिनिधित्व कब दिया गया, 1935 के अधिनियम में किया गया। आगे हिंदू, मुस्लिम, सिख, आगे इन्होंने क्या कर दिया, ये जो आपके चुनाव लड़ने कराने का जो तरीका था, उन्होंने भी 2 अलग अलग सिस्टम में बांट दिया कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। उन्होंने मचक के मजे लिए कि भाई जितना तोड़ सके, जितना टूट सके उतना तोड़ा जाए। देखिए हिंदू, मुसलमान और सिखों, हिंदू, मुसलमान और सिखों को तो क्या कर दिया उन्होंने, कहा कि आपके चुनाव तो प्रत्यक्ष होंगे, आपके तो प्रतिनिधि खड़े होंगे, जनता जो भी होगी वहां की वो आपको वोट देगी, तब आप जीत के आओगे। आंग्ल भारतीय लोग जो थे, ईसाई लोग थे, उनको बोला कि हम आपको नॉमिनेट कर देंगे, आप तो अप्रत्यक्ष ही आ जाना, 5-4 स्कूल कॉलेज के मास्टर मुस्टर आपका नाम लिख के दे देंगे और आप जीत के हमारे पास आ जाना, ठीक है। आगे देखिए केंद्रीय विधायिका, केंद्रीय विधायिका, उच्च सदन की बात करते हैं तो 260 सदस्य रखे गए थे। इसमें बोला 156 प्रांतों से लेंगे, 104 देशी रियासतों से लेंगे। देशी रियासतों से 104 लेंगे, प्रांतों से मतलब 260 में से 104 देशी रियासतों से, 156 किससे लेंगे अपन, प्रांतों से लेंगे। संघीय सभा की बात करते हैं, निम्न सदन की बात करते हैं तो 375 जो है ना, 375 जो है, 375 सदस्य निम्न सदन में रखे गए। जो आज की लोकसभा है उसमें 250 प्रांतों से और 125 जो थे वो देशी रियासतों से लिए गए। इनका कार्यकाल 5 वर्ष होता था, जबकि इनका कार्यकाल 3 वर्ष होता था, ठीक है। 1958 की भारत सरकार परिषद जो थी, उस भारत सरकार परिषद को क्या कर दिया इन लोगों ने, समाप्त कर दिया था। 1958 की भारत सरकार परिषद थी, उनको समाप्त कर दिया था। संयुक्त बैठक का प्रावधान जो आजकल अनुच्छेद 108 के अंदर है, संयुक्त बैठक का प्रावधान जो था वो संयुक्त बैठक का प्रावधान यहां से लिया गया है। धन विधेयक जो केवल और केवल निम्न सदन में पेश होंगे, धन विधेयक का यहां से लिया गया है, 111, 112 आर्टिकल। आगे देखिए संघीय न्यायालय बनाया गया, संघीय न्यायालय बनाया गया, केंद्र सरकार का एक सुप्रीम कोर्ट बनाया गया। उस सुप्रीम कोर्ट में 1 न्यायाधीश और 6 अन्य न्यायाधीश हुआ करते थे, है ना। नियुक्ति राजा करता था, उस टाइम पे ब्रिटेन के राजा थे, उन न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्तियां करते थे। 65 वर्ष इनका कार्यकाल होता था, 65 वर्ष तक की आयु तक इनका कार्यकाल होता था। कदाचार, अक्षमता के आधार पे ये बातें भी 1935 के अधिनियम पे ली गई हैं कि कदाचार और अक्षमता के आधार पे हम राष्ट्रपति, है ना, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, इन सबको हटाने का एक प्रोविजन है, ठीक है। ये भी यहीं से लिया गया। आगे प्रांतों को स्वायत्ता दी गई, द्वंद्व शासन समाप्त किया गया। यहाँ पे प्रांतों को स्वायत्ता दे दी कि प्रांत हैं वो पूरे के पूरे स्वतंत्र कर दिए गए,
और उनके जो द्वंद्व शासन जो थे, आरक्षित और हस्तांतरित विषय का द्वंद्व शासन था, उस द्वंद्व शासन को भी समाप्त कर दिया गया। आगे देखिए, 6 प्रांतों में 2 सदन, 6 प्रांतों में 2 सदन विधायिका की स्थापना की गई और 5 प्रांतों में 1 सदन की गई। बंगाल, बंबई, मद्रास, बिहार, असम और संयुक्त प्रांत, इन 6 के अंदर क्या थे, 2 सदन थे और 5 प्रांत जो बच गए थे, 5 प्रांत क्योंकि 11 प्रांत थे उस टाइम पे, 5 प्रांत थे, उनके अंदर क्या की गई थी, 1 सदन की व्यवस्था की गई थी। आगे बर्मा को भारत से अलग किया गया था। बर्मा को क्या किया गया था, 1935 के अधिनियम में अलग किया गया था, भारत से अलग कर दिया गया था बर्मा को। भारतीय रेलवे प्राधिकरण की स्थापना की गई, भारतीय रेलवे बोर्ड प्राधिकरण जो है उसकी स्थापना भी की गई थी। आगे देखिए, महाधिवक्ता की नियुक्ति की गई थी, अटॉर्नी जनरल जो भी होते थे उनकी नियुक्ति की गई थी, वो भी यहां से लिया गया है। मताधिकार इसके अंदर 10% था, सीमित था। आरबीआई की स्थापना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गई थी, है ना। और ये जो आपके स्टेट पीसीएस जो है, स्टेट पब्लिक जो सर्विस कमीशन जो है, उनकी स्थापना की गई। यूपीएससी की स्थापना की गई। आगे सीपीएससी की स्थापना इस अधिनियम में नए सिरे से की गई थी। 1937 में संघीय न्यायालय सुप्रीम कोर्ट बना था। कब बना था, 1937 के अंदर एक संघीय न्यायालय बनाया गया और उसका नाम रखा गया था सुप्रीम कोर्ट। और उसके ऊपर के जो भी मामले सुनने होते थे वो राजा के प्रिंसल या काउंसिल ऑफ प्रिंसल जिसको बोला जाता था, राजा की बैठक होती थी, उस बैठक में सुलझाए जाते थे। किसने क्या कहा, नेहरू ने 1935 के अधिनियम को कहा दास्ता का चार्टर। क्या कहा, दास्ता का चार्टर कहा। जिन्ना ने कहा कि ये तो पूर्णतः सड़ा हुआ और मूल रूप से अस्वीकृत है, कि भाई ये तो पूरा सड़ा हुआ है और हमें किसी भी हालात पे स्वीकृत नहीं है। कांग्रेस ने क्या कहा कि प्रांतीय स्वायत्तता तो थी लेकिन पूर्ण राज्य की यहाँ पे कोई बात ही नहीं की गई। 1935 के अधिनियम का क्वेश्चन बहुत फेमस क्वेश्चन है और बार बार रिपीट होता है कि 1935 के अधिनियम का भारतीय संविधान पे क्या प्रभाव पड़ा, क्या लिया गया, या उसी का पहली सीडी थी, किसी भी टाइप का क्वेश्चन बन जाता है। देखिए, रॉबर्ट हाईग्रेव ने क्या कहा, रॉबर्ट हाईग्रेव ने कहा कि भारतीय संविधान के 395 अनुच्छेद हैं वर्तमान में, उनमें से 250 तो सीधे तौर पे हमने 1935 के अधिनियम से लिए हैं, ठीक है। आइवर जेनिंग ने जो काफी स्टडी की थी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे, तो उन्होंने अपनी जो स्पेशल स्टडी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें लिखते हैं कि संविधान सीधे तौर पे 1935 के अधिनियम से, जो भारत का संविधान है वो 1935 के अधिनियम पर आधारित है, क्योंकि उस टाइम पे सरकार यही चलता था, ब्रिटेन का रूल हुआ करता था, 1935 का अधिनियम था, तो बेसिक चीजें जो अच्छी थी वो लेनी थी। आगे संघीय व्यवस्था की बात करते हैं, शक्ति विभाजन की बात करते हैं, 2 सदन मंडल की बात करते हैं, राष्ट्रपति की बात करते हैं, है ना, अध्यादेश की बात करते हैं, मतलब राष्ट्रपति शासन 1956 की बात करते हैं, राज्यपाल का पद करते हैं, आपातकाल की बात करते हैं। तो ये सारी की सारी व्यवस्था आपने 1935 के अधिनियम में ली। इनका मेंशन कर दो आपका, चाहे यूपीएससी का हो, आरपीएससी का हो या पीसीएस का हो या आपका पीटी टाइप में भी कोई भी कोटेशन हो, आप सही कर सकते हो। आगे देखिए, अगस्त प्रस्ताव 1940 के अंदर बैठा था। द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर क्या चाहिए था, इस टाइम पे भारतीयों का सहयोग चाहिए था, क्योंकि 1939 में शुरू हुआ, 45 में खत्म हुआ। हिरोशिमा नागासाकी पे लिटिल बॉय और फैटमैन बम गिरे थे। उसके बाद 9 अगस्त 6 अगस्त को 15 अगस्त को घोषणा हो गई थी। उसी 15 अगस्त के तौर पे ब्रिटेन वालों ने, ये 15 अगस्त का थोड़ा ध्यान आ गया मुझे, 15 अगस्त क्या हुआ था 1945 के अंदर, 6 अगस्त और 9 अगस्त हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर बम गिराए गए थे। आगे जाके 15 अगस्त को जापान ने हाथ खड़े कर दिए और ब्रिटेन का विजय दिवस हो गया। उस विजय दिवस की यादगार में इन लोगों ने क्या कर दिया, अपने को भी 15 अगस्त को ही आजादी देके गए थे कि हम विजय करके जा रहे हैं, ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने के लिए द्वितीय अगस्त प्रस्ताव आया था कि द्वितीय विश्व युद्ध में एक भारतीयों का सहयोग प्राप्त कर लिया जाए, भारतीयों को डोमिनियन स्टेट का दर्जा का, डोमिनियन नाम दे के तो इन लोगों को तोड़ दिया था और बढ़िया मुक्के इनके पहले ही पढ़ने चाहिए थे। संविधान सभा का गठन किया जाएगा, भारतीयों को वायसराय की कार्यकारिणी जो परिषद है, एसपी सिन्हा को जो पहले को 1909 में लिया गया था, उनको और बढ़ा दिया जाएगा। अल्पसंख्यक के हितों की रक्षा की जाएगी, है ना, पाकिस्तान, है ना, अल्पसंख्यक के हितों की रक्षा की जाएगी। आगे देखिए, अल्पसंख्यक के हितों की रक्षा, तो पाकिस्तान तो क्यों खुश नहीं हुआ था, क्योंकि पाकिस्तान, सॉरी, लीग की बात होती है, मुस्लिम लीग होती है ना, मुस्लिम लीग, है ना, उस टाइम पाकिस्तान बना ही नहीं था, मुस्लिम लीग की बात होती है। मुस्लिम लीग क्यों खुश नहीं हुआ था, उन्होंने कहा कि हमें पाकिस्तान का तो कोई प्रावधान ही नहीं है, पाकिस्तान अलग से देश बनने का तो कोई प्रावधान ही नहीं है। कांग्रेस ने कहा कि पूर्ण स्वराज्य नहीं, फिर भी संविधान सभा की मांग की है, कुछ तो दिया है कि हाँ भाई संविधान सभा हम आपको बना के देंगे, कुछ तो इन लोगों ने माना है, ठीक है। आगे देखिए, क्रिप्स मिशन की बात करते हैं। क्रिप्स मिशन 23 मार्च 1942 को भारत में आया था, 23 मार्च 1942 में आया था। इनका मोटिव क्या था कि भारतीय
जो शासन में सुधार हैं पर भारतीय नेताओं की सहमति प्राप्त करना, क्योंकि 42 का युद्ध और नजदीक आ रहा था, और नजदीक आ रहा था, तो इन्होंने कहा कि हाँ भाई हम और आपको छूट देंगे, आप एक बार युद्ध के अंदर हमारी तरफ से लड़ लो। आगे कारण है ना, अगस्त प्रस्ताव की विफलता हो गई थी क्योंकि मुस्लिम लीग ने माना नहीं था। कांग्रेस ने एक बात पे हल्का सा माना था कि संविधान सभा की बात की है, बाकी कुछ नहीं माना, है ना। विश्व युद्ध का भारत की तरफ बढ़ना था, है ना। गांधी जी के व्यक्तिगत उस टाइम पे व्यक्तिगत सत्याग्रह कर दिया गया था, बड़े बड़े नेता धर लिए गए थे, ठीक है, व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू हो गया था। युद्ध के बाद भारतीयों का एक निर्वाचन मंडल बनकर, इन्होंने कहा कि युद्ध के बाद क्या होगा कि एक भारतीयों का निर्वाचन मंडल बनाएंगे, वो निर्वाचन मंडल आगे जाके क्या करेगा, वो संविधान सभा या तो खुद बन जाएगा या संविधान सभा का वो निर्माण कर देगा। संविधान सभा में भारतीय रियासतों को भी शामिल किया जाएगा। पहले तो उनको ऐच्छिक छोड़ दिया गया था, अब उनको बोला कि हाँ भाई उनको भारतीय रियासतों को भी इसके अंदर संविधान सभा में शामिल कर दिया जाएगा। आगे संविधान सभा सदस्यों का चुनाव जो है वो विधानसभा के निम्न सदन द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व के तौर पे होगा। ये अनुपातिक प्रतिनिधित्व जो है उसके तौर पे संविधान सभा सदस्यों का चुनाव जो है क्या करेंगे, विधानसभा के जो सदस्य होंगे वो आगे जाके संविधान सभा जो होंगी उसके सदस्यों का क्या कर लेंगे, चुनाव कर लेंगे, ठीक है। आगे देखिए, जब तक नया संविधान नहीं बनेगा तब तक अंग्रेजी सरकार भारतीयों की हितों की रक्षा करेगी। ये नहीं कहा इसने शासन करेगी, नहीं, बोले भारतीय हितों की रक्षा करेगी, क्योंकि ज्ञानी था ये कोरा, है ना। भारत को पूर्ण स्वतंत्रता दी जाएगी, उसके बाद भारत को क्या किया जाएगा, पूर्ण स्वतंत्रता, लेकिन पहले ते मार लिए लड़ लो, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में मार लिए, लड़ाई कर लो, है ना। गांधी जी ने कहा कि भाई ये इस टाइप के तूने घोषणा तो कर दी भारत को आजाद कर देगा, वो कर देगा, फलाना कर देगा, लेकिन ये तो भविष्य तिथि का चेक है, इसके ऊपर डेट तो आपने डाली नहीं कि किस तारीख को आप हमें आजाद कर दोगे, है ना, वो बातें तो कही नहीं। तो गांधी जी ने कहा कि ये भविष्य तिथि का चेक है। आगे था एक सी राजगोपालाचारी फॉर्मूला, क्योंकि भारत स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन बने थे और देश के अंतिम वायसराय भी यही थे, भारतीय जो थे। तो सी राजगोपालाचारी जो थे, है ना, तो वो फॉर्मूला 1944 में आया था। इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था कि यार अंग्रेज हैं ये तो दिन गाले गाले हैं, लेकिन कम से कम अपना मुस्लिम लीग है और अपनी कांग्रेस है, कम से कम अपन दोनों तो एक जगह समझौता करके रहे, वो मोटिव इनका था, सी राजगोपालाचारी का था। इन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग कांग्रेस, मुस्लिम लीग जो है वो कांग्रेस जो है वो भारतीय स्वतंत्रता की मांग कर रही है, तो मुस्लिम लीग हमसे दूर ना जाए, हमारे साथ रह के भारतीय स्वतंत्रता की मांग में वो भी समर्थन करे, है ना, तथा कांग्रेस को अस्थायी सरकार बनाने में वो भी पूरा साथ दे, कांग्रेस को सरकार बनाने में पूरा साथ दे। युद्ध समाप्ति यदि हो जाएगी तो उसके बाद में हम लोग आपके साथ न्याय करेंगे, मुस्लिम लीग के साथ कहेंगे कि आपका जो उत्तर पश्चिमी सीमा है और पूर्व में, क्योंकि बांग्लादेश और पाकिस्तान में थे, पश्चिम का तो ये हो गया, उत्तर पश्चिम का तो ये हो गया, और पूर्व बांग्लादेश का हो गया, कि यहाँ पे जो मुसलमान जो होंगे, है ना, मुस्लिम बहुलता वाले जो क्षेत्र होंगे वहां पे हम वैश्विक मताधिकार के आधार पे निर्णय होगा कि अलग से मुस्लिम राष्ट्र वो चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। सभी दलों को प्रचार का मौका दिया जाएगा, आप लोग भी प्रचार कीजिए, हम भी प्रचार करेंगे, उसके बाद यदि मैक्सिमम बहुमत उनकी तरफ आ जाता है तो अलग से देश बना दिया जाएगा। राजगोपालाचारी ने भी गलत बात नहीं की थी। विभाजन होगा तो संसाधन में, यदि देश बटी जाएगा तो फिर संसाधन जो भी है देश का वो, और हमने दे भी दिए, सारा का सारा जो कॉटन उत्पादक क्षेत्र था, जो आज नहरों का देश बोला जाता है पाकिस्तान को, पाकिस्तान को क्या बोला जाता है, नहरों का देश बोला जाता है, नहरों का देश, नहरों का देश पाकिस्तान को क्या दे दिया हमने, पूरी नहरें दे दी। अब नदियों का देश, नदियों का देश बांग्लादेश को, बांग्लादेश को, तो बांग्लादेश को हमने क्या दे दिया, पूरी नदियां बांग्लादेश को दे दी यार, नहरें पूरी की पूरी हमने क्या कर दिया, पाकिस्तान को दे दी। पूरा उपजाऊ क्षेत्र हम लोगों ने इन दोनों देशों के अंदर बांट दिया, उसके बाद में जाके हमें खाने के लाले भी पड़ गए थे, ठीक है। तो सभी दलों का प्रचार का मौका दिया जाएगा। आगे विभाजन होगा तो संसाधनों का बंटवारा जो होगा वो भी एक समझौता करके आप लोगों को दिया जाएगा। आगे बोला जनता को एक राज्य से दूसरे राज्य, आप भारत पाकिस्तान के लोग आना जाना, तो बांग्लादेश तो बना ही नहीं था उस टाइम पे, तो एक दूसरे के अंदर आने जाने की छूट दी जाएगी। आगे थी कि शर्त क्या थी कि भारत की ये जो चीजें हैं हम लोग आपसे घोषणा करते हैं, राजगोपालाचारी फॉर्मूला जो है आपका 1944 का, है ना, तो वो पूरा कब होगा, वो देश की आजादी के बाद होगा, क्योंकि उस टाइम पे गवर्नर जनरल क्या होगा उसको अंदाजा था कि मैं ही बनूंगा और उस टाइम पे हम आपके लिए ये कर देंगे। आगे बात होती है वेवल योजना की। लॉर्ड वेवल थे उस टाइम पे वायसराय थे, लॉर्ड वेवल 1945 की योजना है। 14 जून को वो लोग, क्योंकि फिर धीरे धीरे सेकेंड वर्ल्ड वॉर इंडिया की तरफ, है ना, बढ़ रहा था,
बढ़ रहा था। तो क्या हो रहा था 1945 के अंदर तो निर्णायक मामले चल रहे थे, और जून की बात है, अगस्त के अंदर हिरोशिमा नागासाकी पे इस टाइम पे तो पुरजोर पकड़ रखा था 14 जून की। तो रेडियो द्वारा उन्होंने बताया, क्योंकि बढ़ जाता है तो बेरो सेकंड वर्ल्ड वार है, ठाल जाना है ना। तो जब तक न्यू संविधान, नया संविधान है ना, नया, जब तक नया संविधान न बने, वायसराय की कार्यकारिणी के पुनर्गठन का प्रस्ताव किया गया। देख लो ना, वो वापस दादागिरी कर दी। क्या बोला आज को टाइम पे कि भाई हम आपको अलग से ही बना देंगे, नया संविधान बनाने के लिए संविधान सभा दे देंगे। अब बोला कि जब तक ये नहीं बनेगा ना बेरो भाई, 2-4 साल 10 साल है मैं और खपा जाऊंगा, तो तब तक वायसराय की कार्यकारिणी जो परिषद होगी उसका फिर से गठन किया जाएगा। गवर्नर जनरल और मुख्य सेनापति, इन्होंने बोला कि गवर्नर जनरल और मुख्य सेनापति जो होगा, है ना, अपना जो गवर्नर जनरल और सीडीएस जिसको आज के दिन बोलते हैं ना, कमांड डिफेंस सर्विस के जो ऑफिसर होते हैं, तो गवर्नर जनरल और सेनापति को छोड़कर सभी भारतीय नेताओं से लिए जाएंगे, कि पूरे के पूरे जो है भारतीय नेताओं से। लेकिन गवर्नर जनरल तो दादागिरी करे ही करे वो, और सेनापति फिर यदि बगा हाथ में डंको दे दियो, ऊपर बना अधिकार दे दिया ना, वो स्वतंत्रता कहां से हुई। विदेशी मामले, बोला कि विदेशी मामले और जनजातीय और सीमा के जो भी मामले होंगे वो अंग्रेजों के पास रहेंगे, बाकी के बाकी सभी मामले किसको दे दिए जाएंगे, इंडियनों को दिए जाएंगे। आगे बोला कि कांग्रेस कार्यकारिणी के सदस्य जेलों से छोड़ दिए जाएंगे। जो कांग्रेस कार्यकारिणी सदस्य थे उनको जेलों में बंद कर रखा था, उन लोगों को छोड़ दिया जाएगा। शिमला समझौता जो हुआ था उसका भी न्योता 25 जून 1945 को शिमला समझौता हुआ था, उसका न्योता भी क्या करके देके गए थे, शिमला समझौता। क्योंकि शिमला अपने अंग्रेजों की राजधानी भी रही है, ध्यान रखना है ना। शिमला जो है अंग्रेजों की ग्रीष्मकालीन राजधानी हुआ करती थी, है ना। तो ग्रीष्मकालीन राजधानी 25 जून 1945 का यहाँ पे नियंत्रण भी दिया गया। आगे देखिए, लीग ने क्या बोला कि मुस्लिम लीग को ही मुसलमानों का प्रतिनिधित्व मान लिया जाए, और इसके बाहर के जो मुसलमान है वो क्या है, मुस्लिम लीग के अंदर ना माने, है ना। आगे कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को आया था, और वो कब आया था, 23 मार्च को। इतना ही फर्क है, वो 23 मार्च 1942 को, और कैबिनेट मिशन 24 मार्च, एक दिन बाद में 1946 में। इसमें पेंथिक लॉरेंस थे, वो अध्यक्ष थे। स्टेफर्ड क्रिप्स जो थे उनको अध्यक्ष बनाया गया था। इसका अध्यक्ष बनाया गया, 2 सदस्य थे, पेंथिक लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर, 3 मेंबर थे। इसमें बोला गया कि भारत अंग्रेजी शासन और देशी रियासतों का मिला जुला एक संघ होगा। ये बात तो पहले भी बोल दिया यार तुम लोगों ने, 1935 के अधिनियम में बोल दिया कि एक संघ बनाया जाएगा, उसके अंदर देशी रियासतें जो होंगी वो तो ऐच्छिक तरीके से मिलेंगी नहीं मिलेंगी, लेकिन आपकी ब्रिटिश जो क्षेत्र है, बहुल क्षेत्र है, वो उसके अंदर मिल जाएगा। तो इन्होंने इसको रिपीट किया, अंग्रेजी भारत और देशी रियासतों का मिला जुला एक संघ होगा। आगे संघ की कार्यपालिका और विधानमंडल में भारतीय सदस्य होंगे, यह बात तो होनी थी, अंतिम चरण में थे। सांप्रदायिकता के प्रश्न पर दोनों से सहमति ली जाएगी, मुसलमानों से, हिंदुओं से। आगे प्रांतों को सभी मामलों में पूर्ण स्वायत्तता होगी, तथा अपशिष्ट जो शक्तियां होंगी, अपशिष्ट जो शक्तियां होंगी वो केंद्र के पास होंगी, और केंद्र के पास अभी भी कौन बना हुआ था, गवर्नर बना हुआ था, है ना, और सेना बनी हुई थी, है ना। गवर्नर जनरल या जिसको क्या कह सकते हैं, वायसराय कह सकते हैं, और सेना जो थी वो अभी भी। और ये कह रहा अपशिष्ट शक्तियां जो हैं वो आपके संवर्ती सूची, राज्य सूची और ये जो आपकी केंद्रीय सूची जो है, इनके अंदर जो विषय नहीं है वो अपशिष्ट विषय होंगे, और उनके ऊपर कानून बनाने का अधिकार फिर भी गवर्नर को आप दे रहे हो। प्रांतों के छोटे छोटे गुट बनाए जाएंगे, छोटे छोटे प्रांत जो है उनके छोटे छोटे गुट बनाए जाएंगे, और वो गुट पहले खुद के संविधान का निर्माण करेंगे, फिर एकजुट होकर उस संविधान सभा के अंदर संविधान का निर्माण करेंगे, सामूहिक संविधान का निर्माण करेंगे। आगे है सम्मिलित गुटों को 10 वर्षों तक तो वो देश में रहेंगे, उसके बाद वो आजाद होने के भी उनको अधिकार दिए जाएंगे। गुट 3 प्रकार के थे, ये गुट बार बार पीटी और मेंस में 2 नंबर का पूछा जाता है। हिंदू मुस्लिम और दोनों समुदाय, हिंदू मुस्लिम और दोनों समुदाय के मिला के गुट बनाए गए थे। आगे भारतीय संविधान अस्तित्व में आते ही ब्रिटिश सर्वोच्चता स्थापित हो जाएगी। भारत संविधान जिस दिन आ जाएगा 1950 26 जनवरी, उसके बाद ब्रिटिश सर्वोच्चता वो खत्म हो जाएगी, तथा सभी संधियां जो हैं एग्रीमेंट जो है वो आपने कर रखे हैं या हम लोगों ने जिसके साथ कर रखे हैं वो सारे के सारे निष्प्रभावी हो जाएंगे। भारतीयों के नेतृत्व वाली आंतरिक सरकार का एक गठन किया जाएगा, और वो अपना काम खुद से करेगी, आंतरिक सरकार से। आगे देखिए, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की बात करते हैं, है ना। क्लाइमेट एटली घोषणा हुई थी, कब हुई थी, 20 फरवरी 1947 को हुई थी। क्लाइमेट एटली ने कहा था कि 30 जून 1948 तक हम भारत को आजाद कर देंगे, लेकिन हमें तो 47 में चाहिए था।
3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना भारत के अंदर आई थी। उसमें दो बातें बोली गई थी। पहला तो भारत का विभाजन कर दिया, भारत और पाकिस्तान 2 राज्य बना दिए जाएंगे, और दूसरी बात इन दोनों को स्वतंत्र घोषित किया जाएगा। ठीक है, माउंटबेटन योजना की बातें हैं, ये ध्यान रखना है ना। लास्ट जो ब्रिटिश गवर्नर वायसराय थे वो लॉर्ड माउंटबेटन थे। ठीक है, ये थोड़े उदारवादी आदमी थे। 4 जुलाई 1947 को विधेयक ब्रिटिश संसद में रखा गया और 18 जुलाई को पास हुआ। क्या हुआ? 18 जुलाई को तो पास हुआ, 18 जुलाई को पास हुआ, और आपका 15 अगस्त, अगला महीना 15 अगस्त की बात करते हैं। उसके बाद 15 अगस्त 1947 को 2 सुनहरे देशों का उदय हुआ, है ना। धाराएं देखिए, भारतीयों और पाकिस्तानियों को अलग स्वतंत्र देश संविधान बनाने की अनुमति दी गई, कि भारत और पाकिस्तान जो हैं वो दोनों अलग स्वतंत्र देश बन जाएंगे और अपने अपने संविधान का वो लोग क्या करेंगे, निर्माण बनाएंगे, उनकी अनुमति दी गई। 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान 2 नए राष्ट्रों का उदय हुआ। इस स्थिति के बाद इंग्लैंड का भारत पर से शासन जो था 200 वर्ष पुराना, वो खत्म हो गया। 200 वर्षों का जो शासन था वो क्या हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, आगे गवर्नर जनरल संवैधानिक प्रमुख बने रहेंगे। गवर्नर जनरल जो है वो संवैधानिक प्रमुख बने रहेंगे। ठीक है, आज भी उसको संवैधानिक प्रमुख बना दिया, बता दिए, है ना, बने रहेंगे, और अपने अपने देश में जो भी पारित कानून होंगे वो उनको स्वीकार करने की अनुमति देगा। उसको रबड़ स्टाम्प बना दिया कि ये अनुमति उसको देगा ही देगा। इसका कोई मतलब नहीं है बस ये संविधान आपकी गद्दी पे बैठ जाएगा, ये आके आपके जो पहले प्रधानमंत्री बनेंगे उनको शपथ दिलाने के काम में आएगा। संविधान सभाएं की बात करते हैं। संविधान सभाएं ही विधानमंडल होंगी। क्या होंगी? संविधान सभाएं जो होंगी वो आपकी विधानमंडल, अपनी संसद जिसको बोल सकते हैं कि संसद होंगी। ठीक है, संसद के रूप में कार्य करेंगी और 1935 के एक्ट के अनुसार शासन चलेगा। 1935 के एक्ट के अनुसार ही शासन चलेगा। आगे देखिए कि भारत राज्य सचिव का पद समाप्त हो गया। भारत का राज्य सचिव कब लिया गया था? 1861 में लिया था ना। 1861 के अंदर भारत का राज्य सचिव लिया गया था। एक इसके अंदर पोर्टफोलियो सिस्टम, विभागीय प्रणाली ली गई थी, है ना, विभागीय प्रणाली ली गई थी। विभागीय प्रणाली ली गई थी 1861 में, ध्यान रखना, है ना। और राज्य सचिव की बात करते हैं तो ये लिया गया था 1858 के अंदर। भारत राज्य सचिव का पद, क्योंकि उस टाइम पे भारत राज्य 57 की क्रांति के बाद तुरंत बाद में तो ले लिया गया था। भारत राष्ट्रमंडल के अब ये जो राज्य सचिव था इसका पद समाप्त कर दिया गया और एक नयो पखेड़ो और खड़ो कर दियो कि भारत का राज्य वो राष्ट्रमंडल सदस्य जो होंगे उसका जो सचिव होगा उसको सभी शक्तियां दे दी गई है ना। आगे है भारत के सम्राट शब्द को हटा दिया गया। भारत के सम्राट शब्द को, क्योंकि राजा का तो कोई मतलब ही नहीं था, कि हटा दिया गया और दोनों राष्ट्र चाहे तो राष्ट्रमंडल की सदस्यता ले सकते हैं, अदरवाइज छोड़ सकते हैं। 1949 में भारत ने क्या कर लिया था, राष्ट्रमंडल का सदस्य बन गया था। सीमा विवाद हल करने के लिए एक सीमा आयोग बनाया गया था, रेडक्लिफ आयोग जिसको बोलते हैं ना। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और सिलहट में जनमत संग्रह कराया गया था। पर उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत पाकिस्तान वाले क्षेत्र में और आपका सिलहट और थोड़ा सा ढाका वाला क्षेत्र बंगाल के अंदर जनमत संग्रह कराया गया था। वायसराय पदवी को खत्म कर दिया। अब वायसराय कोई नहीं बनेगा, इसको खत्म करो, खत्म कर दिया गया है ना, खत्म कर दिया गया। और डोमिनियन राज्यों के गवर्नर जनरल का पद सर्जन किया गया, मतलब राज्यपाल पद यहाँ से शुरू हो गए। गवर्नर मतलब डोमिनियन जो स्वतंत्र राज्य थे उनके राज्यपाल बना दिए गए। अंतरिम सरकार में वायसराय परिषद का प्रमुख रहा और जवाहरलाल नेहरू, है ना, जवाहरलाल नेहरू जो थे वो उपाध्यक्ष थे। अंतरिम सरकार जो थी 1946 में बनी थी। उस 1946 की अंतरिम सरकार में क्या हुआ था, मतलब वायसराय जो थे वो अध्यक्ष थे और नेहरू उपाध्यक्ष बनाए गए थे। ये क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड में पूछा है। फर्स्ट ग्रेड जो अपना टीचर एग्जाम हुआ था उसके अंदर पूछा है कि उपाध्यक्ष किसको, अंतरिम सरकार का उपाध्यक्ष किसको बनाया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू को उपाध्यक्ष बनाया गया था। बजट की बात करते हैं। बजट 1860 शुरू होता है। ली आयोग से आपका यूपीएससी की स्थापना होती है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। आज का टॉपिक अपना यही कंप्लीट होता है। ये अपना लोगो है IQ लेवल एकेडमी, इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। बाय।